जितने भी सीनियर सिटीजन है, हार्ट पेशेंट है, उनको अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आता है, इसको 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे। और जो सीनियर सिटीजन हार्ट पेशेंट किसी मजबूरी में अकेले रह रहे हैं, उनको बाथरूम में कैजुअलिटी हो जाती है। हाँ, ये तो सुना है हाँ, हमने। क्योंकि उसमें ना उसमें वायु का वेग बढ़ जाता है। तो हार्ट पेशेंट है, लैट्रिन जाने की इच्छा करता है, अपान वायु की दृष्टि होती है, तो प्राण की दृष्टि होती है, तो वही कोलैप्स हो जाता है। तो ये हमारी प्रिंसिपल है। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि सवेरे का जो कफ का काल होता है, तो दूध है कफ वर्धक है, कफ को बढ़ाने वाला है। कफ के काल में कफ वर्धक हम आहार का सेवन करेंगे तो अगली माह पेट खराब हो जाएगा, इसलिए सवेरे के टाइम दूध नहीं पीना चाहिए। ओके। रात का काल जो वायु का काल है, मैंने अभी बताया था आपको, दही जो वायुवर्धक है, तो शाम को दही नहीं खानी चाहिए। तो शिरोधारा में हम प्रॉपर एक टेबल होती है इसपे, और सिर पे तेल की धार बांध के हम एक ऑयल डालते हैं। अच्छा। तो ऑयल जो है एंटी वायु होता है। ये जो माइग्रेन है ये वायु का रोग है, कफ और वायु का रोग है। तो और जो सर्वाइकल ये भी वायु का रोग है। तो तेल जो एंटी वायु होता है, तो वायु को शमन करेगा और उसको पेन कम करेगा। इसमें जैसे हम तेल ऐसे डालेंगे और पेशेंट को रिलैक्स होकर शवासन में लेट जाना चाहिए, और उससे फिर धीरे धीरे पेशेंट को टेबल नींद भी आ जाती है। कितनी देर का है ये ट्रीटमेंट? 40 मिनट्स का ट्रीटमेंट है। उसके बाद में मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इस टाइप के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, रिटायर्ड लोग हैं, अगर किसी को भी घर में कोई परेशानी हो जाती है, मान लो बच्चे नहीं पूछ रहे बेटे से पूछ रहे, बेटे से अनबन हो गया है, मूड खराब हो गया है, तो मेरे को फोन करे, डॉक्टर साहब इस तरह है, तो मैं उसको 1-2 दिन यहाँ अपने रख के ट्रीटमेंट देके फ्रेश कर फिर भेज दूंगा घर उसको। वेरी नाइस। ये मैं अपनी तरफ से मैं सबको कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि कोई भी ऐसा बुजुर्ग आदमी है जो सरकारी कर्मचारी है, रिटायर्ड है और हेल्पलेस है, तो उसको मैं अपने घर अपने उस पे, बच्चे ने बात नहीं की तो आप उसको वहाँ पे खाना भी देंगे और रहने का भी देंगे, खाना भी देंगे। बहुत बढ़िया। और जब वो रहेगा आज मेरा मूड ठीक हो गया, तो मैं उसको घर भेज दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय गुरुजी। आज हम आपके साथ एक नए पॉडकास्ट में एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर आए हैं, जो कि आपको अपने पूरे लाइफ के अपने जर्नी सुनाएंगे और कैसे आयुर्वेदा आपको एक अच्छी राह पे लेके जा सकता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे स्किन ब्यूटी, हेयर और बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां जो कि कैंसर तक का इलाज आयुर्वेदा ने आज ढूंढ निकाला है। हमारे जो भारत की जर्नी है ना, ये जो हमारा भारत देश है, ये तो भरा ही पड़ा है जड़ी बूटियों से, और कितने ऋषि मुनि तपस्वी इस जड़ी बूटियों के साथ में आज भी लोगों का इलाज करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट आई है कि उन जड़ी बूटियों को मेडिसिन के रूप में बनाया गया है। तो हम जानेंगे आज डॉक्टर नामधर शर्मा जी से कि आयुर्वेद का असली अर्थ क्या है, हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं, और हमारी लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्यूशन आयुर्वेदा से कैसे सॉल्व हो सकते हैं, और हम अपनी स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, और बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिएगा, बुलबुल की महफिल। स्वागत है आपका डॉक्टर नामधर शर्मा जी। नमस्कार, मैं वैद्य नामधर शर्मा, डायरेक्टर प्रेम आधार आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, रोहिणी सेक्टर 24। आज मैं आपके सामने आपके पॉडकास्ट पर आया हूं, और जो भी आपकी आयुर्वेद के प्रति इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन है आपकी सेहत के प्रति, मैं उसका आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सोल्यूशन दूंगा आपको। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हमारी स्टार्टिंग होती है कि आपकी जर्नी को लेकर, आपकी जर्नी इस आयुर्वेदा में कैसे आप इसमें एंटर किए, कैसे आपको ये लगा कि आयुर्वेदा एक बहुत ही अलग ट्रीटमेंट है और इसको दुनिया के आगे लाया जाए जिससे उनको फायदा मिल सके। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं एक वैद्य परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे अंकल और ग्रैंडफादर सब आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो बचपन से ही मैंने आयुर्वेद को देखा है। मेरे घर में कोई भी छोटी मोटी तकलीफ होती थी तो मेरी माताजी या मेरी ग्रैंड मदर आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ पीस के और हम लोगों को देती थी, तो उससे हमें फायदा होता था। तो जैसे मैंने 12th पास किया तो मेरे पिताजी की एक इच्छा थी एक बहुत अच्छा एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया जाए। तो उसके हिसाब से फिर मैंने BMS किया, जो एक आयुर्वेद की डिग्री है। उसके बाद में फिर मैंने MD किया आयुर्वेद में
1988 में, और रोहिणी में एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया। ये मेरा स्टार्टिंग हुआ। पहले आपने छोटे स्केल पे हॉस्पिटल स्टार्ट किया होगा, या पहले आपने प्रैक्टिस कहाँ पे स्टार्ट की? पहले मैंने अपनी प्रैक्टिस अशोक विहार में सेंट्रल मार्केट में स्टार्ट की, जो ओपीडी लेवल पे थी। ओपीडी का मतलब क्या है, पेशेंट आए, हमने उसको एग्जामिन किया और दवाई दे दी और घर चला गया। लेकिन मैंने 4-5 साल के बाद में ये महसूस किया कि जो पुराने रोग हो जाते हैं, वो जो पुराने रोग हो जाती हैं, उनको हम ओपीडी लेवल में ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल डाइट, खाना पीना सब होता है, और घर में वो अफोर्ड ऐसे कर नहीं पाता, अपनी मजबूरियां होती हैं। तो इसलिए फिर हमने 97 में एक आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल बनाया, जो सेक्टर 24 रोहिणी में है। ओके, तो अब सबसे पहले हम डॉक्टर साहब बात करेंगे जो आयुर्वेदा को लेकर लोगों के मन में एक मिथ है कि भाई आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है और इसका होता तो लॉन्ग लाइफ इफेक्ट है, लेकिन बड़ा स्लो काम करता है, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। तो क्या आयुर्वेदा जो है वो एलोपैथिक से बेस्ट है, या कैसे ये काम करता है? थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा बताएंगे। देखिए, आयुर्वेद का मतलब है आयु और वेद। आयु माने जीवन, वेद माने साइंस, जीना, हमारे जीवन जीने की साइंस। आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस नहीं है, हम ये सोचे दवाई की चिकित्सा, ये नहीं है। आयुर्वेद तो हमारे को, हमें कैसे लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कैसे हमें जिंदगी जीनी है, हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। ओके। तो हम इसको सिर्फ चिकित्सा विज्ञान नहीं लेंगे। तो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वह है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करना। ओके। तो हम आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं नेचुरल वे में, आयुर्वेद ये सिखाता है हमारे को। आपके नजरिए से आयुर्वेदा और एलोपैथी में क्या मुख्य अंतर है? देखिए, आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो फंडामेंटल हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। और हमारा आयुर्वेद जो है त्रिदोष, वात पित्त कफ पे डिपेंड है। यस। और जो हमारे पंच महाभूत हैं, पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश महाभूत हैं, जो सभी, हमारा शरीर पंचभौतिक है, सभी द्रव्य पंचभौतिक हैं, हमारी दवाइयां पंचभौतिक हैं, सब पंचभौतिक हैं। तो आयुर्वेद को जो है ना, उसके प्रिंसिपल डिफरेंट है, हम उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस से कंपेयर नहीं कर सकते। आयुर्वेद ना रूट काज, जो उस बीमारी का कारण क्या है उसको दूर करता है। ओके। तो अगर कारण दूर हो जाएगा तो कार्य अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और एलोपैथी जो है वो फास्ट काम करती है, वो सिम्टम पे देखती है। जैसे अब कोई प्लांट है, अगर हम उसकी जड़ में अच्छे से खाद देंगे, पानी देंगे, वो देंगे, तो ग्रो कर जाएगा। यस। वो आयुर्वेद है। मॉडर्न में क्या है, उसके फ्रूट्स को, पत्ते सूख गए, पत्ते का ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। वो है उसके रूट्स को नहीं देखते, वो उसको कारण नहीं देखते। आयुर्वेद रूट काज को देखता है। दर्शकों, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब हमें, और आगे भी बहुत हम इनसे प्रश्न पूछने वाले हैं, क्योंकि लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे आयुर्वेद काम करता है। तो सर, आयुर्वेदा को आम जिंदगी में सिंपल तरीके से कैसे अपनाया जा सकता है कि बहुत ज्यादा खर्चा भी ना हो और बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाने पड़े? कुछ ऐसा है कि इसको सिंपल तरीके से अपनाएं? देखिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया है, आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। अगर वो बैलेंस रहे तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, स्वस्थ रखते हैं, और कम ज्यादा हो तो बीमारी पैदा करते तो हैं। इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि ये कम बने? मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो दिनचर्या है ना, 24 आवर्स जो होती है, रात्रिचर्या दिनचर्या, उसमें वात पित्त कफ का बैलेंस चेंज होता रहता है। अब क्या है कि जैसे मॉर्निंग का जो टाइम है 6 बजे से 10 बजे का, वो कफ का काल है। कफ में भारीपन, उस टाइम में अगर आप 6 बजे के बाद में उठेंगे सो के, तो शरीर में भारीपन रहेगा। भारीपन की क्या पहचान है? खड़ा हो तो बैठने की इच्छा होती है, बैठ तो लेटने की इच्छा होती है, मीठा मीठा दर्द रहता है, सुस्ती रहती है, काम करने को दिल नहीं करता। अगर आप यही सिम्टम लेके डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो कोई ना कोई दवाई दे देगा आपको। वो ये नहीं कहेगा भाई तुम्हें 6 बजे से पहले उठना चाहिए, क्योंकि अच्छा। सिद्धांत नहीं मालूम उनको। अच्छा, 6 से 10 के बीच में हमारी जो अग्नि होती है ना, डाइजेस्टिव पावर बोलते हैं इसको, वो वीक होती है। आयुर्वेद कहता है प्रकृति और पुरुष में एक जैसा है, जो हमारी प्रकृति में हो रहा है वो हमारे शरीर में हो रहा है। तो सवेरे के टाइम सूरज की गर्मी कम होती है, हमारे पेट की अग्नि भी कम होती है, इसलिए हमें 6 से 10 बजे से पहले हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ओके। अग्नि मंद होती है, मंद होने तो हल्का खाना, जैसे फ्रूट, सूप, सलाद, जूस, दलिया, खिचड़ी, है ना। तो इसलिए शाम को भी 6 से 10 कफ का काल है।
अच्छा। अगर आप कफ के काल में सो जाएंगे ना तो नींद गहरी आएगी आपको, ओके। नहीं तो नींद गहरी नहीं आएगी। तो सिंपल है, 6 से पहले उठो और 10 से पहले सो जाओ। दोपहर में 10 से 2 पित्त का काल होता है, पित्त में हमारी डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाती है। अगर आपको कुछ हैवी खाना है, कोई पकवान खाने की इच्छा है, तो आप दोपहर में खा सकेंगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब खा सकते हैं। खा सकते हैं। लेकिन क्या है, आयुर्वेद में सिद्धांत है मंदाग्नि, अग्नि मंद होती है, उससे से बीमारियां होती हैं। अच्छा। मंद अग्नि होगी, खाना हजम नहीं होगा, वो आम बन जाएगा, वो एसिडिटी हो जाती है। हाँ, आम हमारे पेट में पड़ा रहेगा, उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, और वो उससे बीमारी का कारण बनता है। ओके। रात को भी 10 से 2 पित्त का काल होता है। अगर आपने स्वाद में कुछ ज्यादा खा लिया तो मिड नाइट में खट्टी डकारें आती हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वैसे मेरे को रात को एकदम खट्टी डकार आती है, मैं उठ के बैठना पड़ता है, नाक से पानी आना है, उसका यही कारण है। अच्छा, फिर शाम को जो है ना 2 से 6, ये वायु का काल है। अच्छा। आयुर्वेद में जो शाम का डिनर का टाइम है वो 6 से 7 बजे के आसपास है। तो शाम को हमें वायुवर्धक आहार, वायुवर्धक आहार कौन से होते हैं? जिसके खाने से पेट में भारीपन हो, उद्गार ज्यादा वो है, नहीं खाने चाहिए। वो नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल है, राजमा है, उड़द की दाल है, दही है, ये हमें शाम के टाइम अवॉइड करनी चाहिए, इसको दिन में खाना चाहिए। दिन में खाना चाहिए। और ऐसे रात को 2 से 6, ये भी वायु का काल है। आपने देखा होगा, सुना होगा कई बार, जितने भी सीनियर सिटीजन है, हार्ट पेशेंट है, उनको अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक आता है, इसको 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे। और जो सीनियर सिटीजन हार्ट पेशेंट किसी मजबूरी में अकेले रह रहे हैं, उनको बाथरूम में कैजुअलिटी हो जाती है। हाँ, ये तो सुना है हाँ, हमने। क्योंकि उसमें ना उसमें वायु का वेग बढ़ जाता है। तो हार्ट पेशेंट है, लैट्रिन जाने की इच्छा करता है, अपान वायु की दृष्टि होती है तो प्राण की दृष्टि होती है, तो वही क्लैप्स हो जाता है। तो ये हमारी प्रिंसिपल है। अगर आप कहें तो मैं 5 बातें आपको बताना चाहता हूँ जिससे हम आयुर्वेद पे सिद्धांत पे चल सकते हैं, जरूर, और बीमारी से बच सकते हैं। जरूर। सबसे पहली बात, 6 से पहले उठो, 10 से पहले सोने की कोशिश करो। 10 बजे से पहले हैवी खाना नहीं खाना। रात का खाना सोने से 3 घंटे पहले, यानी कि 7 बजे तक खाना खा लें। और दोपहर में खाने का कोई टाइम नहीं है, जब भी भूख लगे वही खाने का टाइम है। कई बार क्या होता है, हमारी मजबूरी होती है, ऑफिस में बैठे हैं, लंच टाइम 1 से 2 बजे का ही होता है, उस टाइम हमारी भूख नहीं है, लेकिन खाना खाना पड़ता है, तो वो आम बना जाता है। इसलिए ये 5 सिद्धांत हम रखें तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कई लोग जैसे एक बोलते हैं, एक मतलब मुहावरा बना हुआ है कि सुबह का नाश्ता बहुत हैवी करो, राजा की तरह करो, रात का खाना भिखारी की तरह खाओ। तो सुबह आप कह रहे हैं कि थोड़ा कम खाएं, तो नाश्ता नहीं करना चाहिए। ये जो कहावत है ना, ये एलोपैथिक साइंस से आई है। अच्छा। आयुर्वेद से नहीं है। आयुर्वेद में कहता है जो आदमी जिस देश में पैदा हुआ है उसको उसी देश की आहार विहार औषधि काम करती है। अब जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो हमारे देश की नहीं है, वो हमारे देश से मैच नहीं कर रही। ओके। इसलिए आयुर्वेद का प्रिंसिपल ये है कि ब्रेकफास्ट हल्का, लंच हैवी, और शाम को खाना फिर हल्का होना चाहिए। ओके, ये ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि अभी तक तो लोग यही बोलते हैं नाश्ता हैवी करके जाओ तो पूरा दिन अच्छा निकलेगा। पर मैंने भी देखा है, जब हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं या 2 पराठे भी खा लेते हैं तो हमें पूरा दिन नींद आती रहती है। तो एक्चुअली में टाइम जो होता है वो दोपहर का होता है सोने का, कि खाया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। सही आपने जानकारी दी है। जो दिनचर्या है, डेली रूटीन है, जैसे आपने बताया, इसमें और जो ऋतुचर्या है, सीजनल जो रूटीन होता है, इसमें आयुर्वेदा में मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंस देता है आयुर्वेदा? दिनचर्या का मैंने अभी बताया आपको, मैं इसमें 2-3 बातें और ऐड करना चाहता हूँ कि सवेरे 6 से पहले उठो, मॉर्निंग वॉक करना बहुत जरूरी है। अच्छा। लेकिन वॉकिंग इतनी करो कि आपको थकावट ना हो, आपको वॉकिंग को एंजॉय करना है। मतलब भागना, रन करना है या चलना है? एज के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप 38 से कम एज के हैं आप दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन 38 साल के बाद में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, वायु बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें फिर फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, हल्की वॉकिंग कर सकते हैं, वो बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी। ओके। तो वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ऑयल मसाज, 38 साल के बाद में हर एक मेल या फीमेल को डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, वायु बढ़ने स्टार्ट होता है। तो हम अगर तेल की मालिश करेंगे खासकर सभी ज्वाइंट्स में, अच्छा, तो उससे हमें ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, ज्वाइंट प्रॉब्लम नहीं होगी, ज्वाइंट प्रॉब्लम। ठीक है। और उसके बाद में हल्का ब्रेकफास्ट करो, और शाम को खाना 7 बजे से पहले खाओ। सोते टाइम 1 गिलास गर्म दूध पियो, अगर एज ज्यादा है तो डबल टोन दूध पियो या मलाई उतार के पियो। और उसमें अगर हम थोड़ा सा हल्दी वाला डाल देंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हल्दी कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह होती है, क्योंकि हल्दी पाउडर नहीं डालना, आजकल पाउडर अडल्ट्रेशन मिलती है, कोई ना कोई मिलावट आजकल कर देते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, कच्ची हल्दी अदरक की तरह थोड़ा कूट के उसमें उबाल लो, या केसर 4-5 पत्ती केसर की डाल लो, उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा दिनचर्या हो गया। ऋतुचर्या में क्या है कि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन मेन प्रैक्टिकली हमें 3 ऋतु है, सर्दी गर्मी बरसात।
तो हमारे को उसकी के अकॉर्डिंग और आहार विहार हमें करना चाहिए ताकि हम ऋतु में बीमार ना हो। तो आपके हिसाब से मतलब समर्स में, गर्मी में और सर्दी में क्या क्या डिफरेंस होना चाहिए खाने में? देखिए, नेचर ने ना नेचर ने, प्रकृति ने सीजन के हिसाब से जो हमें जरूरत है वही चीज कल्टीवेट किया है उस टाइम में। जैसे आप गर्मी में जूस वाले फ्रूट्स सब गर्मी में आते हैं, संतरा है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब गर्मियों में आते हैं। पानी जिसमें वाटर होता है। वाटर ना, तो वो लीची वगैरह वो सब में लेनी चाहिए। जो सर्दी के फ्रूट है सर्दी में खाना चाहिए। आजकल क्या है कि कोल्ड स्टोरेज में हम से कर देते हैं, तो कोई भी फ्रूट किसी सीजन में मिल जाता है आपको, लेकिन हमें ये देखना है जो फ्रूट मार्केट में ज्यादा आया हुआ है। ओके। जैसे आजकल सीजन सेब का सीजन है, तो सेब बेस्ट है। जो भी चीज मार्केट में ज्यादा अवेलेबिलिटी है, समझो उसका सीजन है आजकल। अच्छा। क्योंकि हमें आम बच्चों को ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन सा फ्रूट किस सीजन का है, क्योंकि सभी फ्रूट सब सीजन में सारे इंपोर्टेड फ्रूट्स आजकल आ गए गए हैं, हैं। तो उनको ये नहीं लगा कि मुझे इस मौसम में ये खाना चाहिए, लेकिन जो भी सीजन मार्केट में ज्यादा आ गया, फ्रूट आ गया, वही हमें सेवन करें। तो इसी तरह हमारे प्रकृति के साथ ने ऐसी जो हमारी सब्जी है ना, वो भी सारी ऐसी आई हैं। अब जितने भी सलाद वाली सब्जी है ना, वो सर्दियों में आई हैं। जैसे गाजर है, मूली है, शलगम है, सब सर्दियों में आई है। क्यों आई है? क्योंकि सर्दियों में ना बॉडी में हमें हैवी खाना चाहिए, वायु बढ़ जाती है, तो हमें घी पकवान जो है सर्दियों में खाते हैं, लेकिन वो उसमें स्टोमक में स्टिक ना हो जाए ना, इसलिए सलाद सर्दियों में उन्होंने प्रकृति ने पैदा किया, तो सलाद भी जरूर खाना चाहिए। तो नेचर के हिसाब से हम सलाद तो हम 12 महीने खा सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश सलाद है ना, मैंने जैसा भी बताया, मूली, गाजर, शलगम है, विंटर में ज्यादा खाएंगे, ज्यादा बेनिफिट करेंगे। ओके। गर्मियों में तो हम फ्रूट खा लेंगे, जूस वाले फ्रूट, तो हमारा काम चल जाएगा। ये डॉक्टर साहब, एक बात इसी से जुड़ी हुई है कि जैसे आजकल यंगस्टर भी बोलते हैं और बड़े लोग बोलते हैं कि हमें जिम जरूर जाना चाहिए, हमें एक्सरसाइज जिम में जाकर करनी चाहिए। अब जैसे हमारी एज है या मेरे भी बच्चे फोर्स करते हैं कि अब जिम जरूर जाया करो, आप और अच्छे हो जाओगे। मेरे से जिम नहीं होता। तो जो लोग जिम नहीं करते हैं या जिम नहीं जाना चाहते, जिन्हें पसंद नहीं है, तो क्या जरूरी है कि उनको जिम जाके ही उनका सब कुछ ठीक होगा? आयुर्वेद जो है ना, जिम के लिए परमिशन नहीं देता। उसके लिए आयुर्वेद वॉकिंग की परमिशन देता है। ओके। वॉकिंग करो, हल्की एक्सरसाइज करो, योगा करो, प्राणायाम करो, मतलब कि कोई भी बॉडी पे एक्सेसिव वो नहीं आना चाहिए, थकावट नहीं होना चाहिए। जिम में मैं तो डबल उल्टा हो गया। हाँ, मैं थक जाती हूँ। जैसे नहीं, उल्टा हो गया। एक तो ना जितने जो जिनके इंस्ट्रक्टर है ना, वो सब आपकी डाइट कंट्रोल कर देते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, और सबसे हैवी एक्सरसाइज करवाते हैं, वो वेट उठवाते हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज करवाते हैं। वो व्यायाम वही है जिसमें आपको थकावट ना हो, मजा भी आए। अब 2 दिन जिम जाते हैं तो लगता है कि बस नहीं जाऊं, जिम में पसीना पसीना हो जाता है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, उधर से हमने डाइट कंट्रोल कर दी, तो डबल नुकसान हो गया। तो मैं आपको सबको सलाह देना चाहता हूँ कि हमारा बेस्ट एक्सरसाइज वॉकिंग है, और कुछ योगा की, प्राणायाम की करो, उससे आप सब रह सकते हैं, मतलब उससे हम फिट रह सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। डॉक्टर साहब, आजकल लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये बहुत कॉमन हो गए हैं। आयुर्वेदा इसमें क्या सॉल्यूशन देता है एलोपैथी से हटके? देखिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आयुर्वेद का मेन उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो उसने हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या को मॉनिटर किया। नहीं, मतलब आप मेडिसिन भी देते हैं? मेडिसिन देते हैं। मैं बताऊं, एक तो हम डायबिटीज का कारण क्या है, हम ऐसा ना करें कि हम डायबिटीज हो नहीं मालूम, पहले तो हम ये सोचें आश्चर्य सुखम स्वप्न सुखम। जो लोग मुंह का सुख लेते हैं ना, ज्यादा बार बार खाते हैं, मीठा खाते हैं, उनको डायबिटीज के चांस बढ़ जाते हैं। स्वप्न में नींद का सुख, जो लोग ज्यादा सोते हैं या दिन में सोते हैं, या जिनकी सेडेंटरी हैबिट्स हैं, या जिनकी मजबूरी है, अब जैसे डॉक्टर हूं मैं, 4-6 घंटे बैठना पड़ता है। कई लोग आजकल जो दूसरे जो सर्विस करते हैं, काफी टाइम घंटे तक काम करना पड़ता है। तो पहले तो हम चले इन चीजों को अवॉइड करें। जैसे अगर हम ऑफिस में 8 घंटे हमारा बैठने का काम है, तो हम आधा घंटे में 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बाहर घूम लें, थोड़ा उठ जाए, वॉकिंग कर लें, बाथरूम चले जाएं, पानी पीने उठ जाएं। ये नहीं कि हम टेबल पे पानी मंगाएं, वहां तक भी जाके पानी पी सकते हैं। ऐसे घर में जो हाउस वाइफ है, अगर आपका मोबाइल फोन, आप बेडरूम में है तो ड्राइंग रूम में रखो मोबाइल फोन, ओके, घंटे बजे तो उठा के जाना पड़ेगा। किचन में है तो बेडरूम में रखो। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, अगर आप काउंट करेंगे ना, तो सारे दिन में इतनी आपकी वॉकिंग हो जाएगी, तो ताकि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। इसके बाद अगर ये सब हो गया है, तो हमें उसका कारण को दूर करना पहले तो। फिर हमारे सिंपल सी मेडिसिन है कुछ, डायबिटीज, एंटी डायबिटीज, जैसे हरिद्रा है,
ये भी एंटी डायबिटिक है। तेज पत्ता पाउडर सबसे अच्छा एंटी डायबिटिक है। अच्छा, आप इन्हीं जड़ी बूटियों से मेडिसिन जड़ी तैयार करते जड़ी हैं? बूटियों से 1 चम्मच सवेरे शाम खाली पेट तेज पत्ता पाउडर ले लेंगे तो हमारी डायबिटीज काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ओके। और फिर डायबिटीज में एक कारण यह है कि हमारी बॉडी में 3 तरह की डाइट होती है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, फिर फैट का, फिर प्रोटीन्स का। कहते हैं जिनका वेट बढ़ जाता है ना, फैट बढ़ जाता हाँ है, जी, हाँ जी। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता और फैट खुद पचना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट मीठा लिया है वो हमारे ब्लड में रहता है। अगर हम हमारा फैट कम कर लेंगे, वेट कम कर लेंगे, तो हमारी डायबिटीज वैसे कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह एक आता है बेल पत्तर जो हम शिव जी भगवान को चढ़ाते हैं, जी। तो वो बेस्ट एंटी डायबिटिक है, खासकर मैच्योरिटी और डायबिटीज के लिए। इसके पीछे हमारी एक स्टोरी है जो हमारे पुराणों में लिखी हुई है कि सबसे पहले जो है शुगर की बीमारी शिव जी भगवान को होगी थी। अच्छा। हाँ, वो बहुत मीठा खाते थे। तो क्या हुआ कि जैसे आज कोई मंत्री बड़ा बीमार हो जाए तो सब जाते हैं बुक्का लेके, सब हाँ जल्दी जी, ठीक हो हाँ जी। जाए, तो सभी देवता जो है बेलपत्र लेके गए उनके पास, ओके। सर आप ये खाओ, इससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। और वो स्वस्थ हो गए। वही परंपरा आज चली आ रही है, हम शिव जी भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्या बात ऐसे है। आयुर्वेद मानता है। फिर क्या हुआ, शिव जी भगवान जी को थी तो गणेश जी को भी आ गई, बाप से बेटे को भी आ गई, वो भी ओह। बहुत लड्डू खाते थे। उनके लिए जम्बू फल, जामुन की गुठली, अच्छा। ये जो है बेस्ट एंटी डायबिटिक है। किसके लिए? जिसको पेरेंट्स से डायबिटीज आई है। हम्म। ठीक है, तो तो जामुन अब खाने चाहिए। हाँ, तो अब गणेश जी को जामुन की गुठली कौन खाए झूठी करके, तो उन्होंने कहा सर आप गुठली से जामुन खाओ आप, ओ। तो आपको ठीक हो जाएंगे। इसके ऊपर हमारे यहाँ एक रिसर्च हुआ है जिसमें जो मैच्योरिटी उनसे डायबिटीज है उसको बेलपत्र बेस्ट ट्रीटमेंट है, और जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है जो पेरेंट्स आए हैं उनको जामुन की गुठली बेस्ट ट्रीटमेंट तो है। आप उसके उसके लिए भी दवाई तैयार करते हैं उसके लिए दवाई जामुन की तैयार करते गुठली हैं। से? यस यस यस। बहुत ये बढ़िया। हमारी, मैंने 1988 में डायबिटीज में एमडी का थीसिस था मेरा, और तभी से मैं इस टाइप की दवाइयां जो डायबिटीज के लिए मैं बना रहा हूँ और दे रहा हूँ पेशेंट को। आज मुझे 35-36 साल हो गए हैं और काफी हद तक हम डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं। क्या बात है। देखिए दर्शकों, आज आपको डायबिटीज के भी भ्रम दूर हो गए कि शिव जी को भी डायबिटीज हुई थी और गणेश जी को भी हुई थी, क्योंकि फादर से ही बच्चों को आती है। और उस समय उन्होंने भी जो आयुर्वेद अपनाया, तो हम कोशिश करेंगे हम भी ऐसे ही आयुर्वेद के साथ में जुड़े और अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा में जो कैंसर है और जो ये आजकल ये जोड़ों की बीमारी हो गई है, क्रॉनिक डिसीजेज हो गए हैं, ये सब इसके ट्रीटमेंट मतलब कि परमानेंट हैं, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट है? देखो, सभी बीमारियों का कारण है आम उत्पत्ति। मैंने बताया ना, आम बिन अनडाइजेस्टेड फूड। अगर हम पहला खाना जम नहीं हुआ, दूसरा खाना खा लेंगे, या 2 खाने में गैप कम रखेंगे, कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि रात को दूध पीना चाहिए, लेकिन शाम को खाना 7 बजे से पहले खा लो, तब दूध पियेंगे तो हजम हो जाएगा, नहीं तो हजम नहीं होगा। तो आम उत्पत्ति जो है, आम बनना सब बीमारियों का कारण है। तो अगर हम पहले आम कोई पाचन करेंगे उसको, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अब बात आई है जोड़ों के दर्द की। अब जोड़ों का दर्द भी, हम जैसे आम वात है, उसका नाम से मालूम पड़ता है कि आम के साथ में वात मिल गया। अगर जो आम हमारे स्टोमक में था वो वायु के साथ मिलकर आम वात पैदा कर दिया, उससे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, शोथ हो जाएगा, शोष हो जाएगा और पेन बढ़ जाएगा उसमें। तो पहले आम का पाचन करें। आम पाचन के लिए हमारे बहुत सारी चीजें हमारे पास। हाँ, वो क्या करते हैं आप उसके लिए? सौंठी पाउडर है। अगर आप 1 किलो पानी में 1 चम्मच सौंठी पाउडर डाल के उबाल लेंगे, वो 800 ग्राम रह जाएगा, तो दिन में वो पानी पियेंगे तो उसका आम का पाचन हो जाएगा। इससे अच्छा। आपको पेन कम हो जाएगा, ज्वाइंट पेन में। फिर त्रिकटु पाउडर है, उसमें सौंठ, काली मिर्च और पिपली। जब भी आप खाना खाएंगे तो सलाद पे थोड़ा डस्टिंग कर लो उस पाउडर की, ओके। उससे आम नहीं बनेगा आपका। ये आम पाचन है। कुछ फिर आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयां हैं, जैसे चित्रकारी बटी है, ये आम पाचन के लिए है। आम पाचन नाम से खुद एक दवाई है, वो हम खाएंगे तो हम जोड़ों के दर्द को हम कम कर सकते हैं। कैंसर को कैसे कर सकते हैं? कैंसर में सबसे पहले दिनचर्या रात्रिचर्या ठीक करें। नहीं, जैसे डॉक्टर साहब, कई लोग तो बिल्कुल फिट रहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कोई ड्रिंक की, ना कोई नॉन वेज खाया, और बड़ा योगा भी किया, मेडिटेशन भी उन्होंने किया, बड़ी अच्छी उनकी लाइफस्टाइल है, और वो छोटी एज में है, फिर भी उनको कैंसर हो रहा है। वो मतलब क्या चीज है? अभी देखो, कैंसर के बारे में भी इतना ज्यादा वर्क नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि
मेरे एक दोस्त थे, और वो उनके फादर बड़े सात्विक थे, आर्य समाज से बड़े सात्विक थे। तो खाना पीना ढंग से, अपने घर के गाय का दूध पीना, सब करना, लेकिन उनकी लीवर कैंसर से डेथ हुई। क्यों? उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन जो वेजिटेबल वो खाते थे ना, जैसे पालक लिया, बथुआ लिया, उसको उन्होंने ठीक से वॉश नहीं किया, ओह अच्छा। ठीक से वॉश नहीं किया, उसके साथ में कुछ चला गया, वो लीवर को डैमेज करना स्टार्ट किया। और कई लोग ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं तो सात्विक हूँ, मैंने कभी कुछ ऐसे किया नहीं, मैं क्यों क्यों हो जाएगा, तो हाँ, सब वो ठीक कहते है, हैं हमें कैसे हार्ट अटैक आ गया, हाँ, हम कैसे मीठा ठीक हो नहीं गया। खाते, हमें शुगर कैसे हो गई। हाँ, तो इस तरह से वो करके इसका कुछ कुछ काज का नहीं मालूम पड़ता, कैंसर का क्या कारण है बेसिकली नहीं मालूम पड़ता। ओके। लेकिन हम अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, जल्दी उठना, जल्दी सोना, स्ट्रेस नहीं करना, चिंता से, शोक से, भय से, दुख से, डर से वायु बनती है, उससे बीमारी के कारण हो जाते हैं। तो लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ओके। उससे हम कैंसर से लड़ सकते हैं। मेन मतलब यही है कि सुबह जल्दी उठें, जो कि पुराने जमाने में भी सब लोग करते थे कि जल्दी उठते थे, तो इतने ना कोई डॉक्टर्स थे गांव वगैरह में, ना कोई बीमारियां होती थी, ना कोई दवाइयां होती थी। हाँ, देखिए हमारे जो चीज तो है ना, फेस्टिवल है, वो भी हमारे सेहत को देख के बनाए गए हैं। जैसे सर्दी, जब गर्मी स्टार्ट होती है ना, तो एक राजस्थान में एक फेस्टिवल है बासाड़ा, बांसवाड़ा, उस दिन बासी खाना खाते हैं। वो कहते हैं कि आज बासी खाने का लास्ट दिन है, अब गर्मियां स्टार्ट हो गई तो बासी खाना नहीं खाएंगे। अच्छा। तो और उसके बाद जैसे होली आई है, होली के बाद भी कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं आता, क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद फिर ये हमारी तीज का फेस्टिवल आता है, फिर रक्षाबंधन आता है, फिर बरसात में फिर और फेस्टिवल आते हैं, दिवाली में, सर्दियों में आती हैं, उसमें पकवान खाने चाहिए। मकर संक्रांति है, वो सर्दियों में आती है, उसमें पकवान खाने चाहिए। तो हमारे जो फेस्टिवल भी हैं वो हमारी सेहत को देख के बनाए गए हैं, उसके हिसाब से हम चलेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जो इम्यूनिटी आपने बोला, उसको बढ़ाने के लिए आयुर्वेद क्या रिकमेंड करता है? एक तो आपने बताया दिनचर्या, ठीक है, ये तो हो गया, इसके अलावा और क्या आयुर्वेद है? में ना एक रसायन वर्ड है, रसायन जो हमारे एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, बुढ़ापा देर से आता है, हमारा जो हार्मोन लेवल रखता है। तो आयुर्वेद में 6 तरह के टेस्ट होते हैं, मधुर, अमल, नमन, कटु, तित, कसाय। अब सारी दुनिया में एक दो चीज ऐसी हैं जिसमें 6 टेस्ट हैं, एक तो मरकरी में, एक काले हिरण के मांस में, वो सबसे बेस्ट है इम्यूनिटी के लिए। उसके बाद 5 टेस्ट की चीज आती हैं, काले रंग का मांस? काले हिरण का मांस। अच्छा। हाँ, वो उसमें 6 टेस्ट होते हैं, वो ताकतवर होता है। तो वो तो नॉनवेज में आ नॉनवेज गया। आ गया ना। हाँ, आयुर्वेद नॉनवेज को मना नहीं करता, नहीं करता, तो आयुर्वेद आपकी धर्म मेडिसिन में नॉनवेज का भी इस्तेमाल होता है? होता है इस्तेमाल। हम आयुर्वेद धर्म से कोई रिलेशन नहीं, आयुर्वेद का सेहत से रिलेशन है। अच्छा। आयुर्वेद को तो आपको बचाना है, उसको अगर आप धर्म में विश्वास करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिव मेडिसिन भी है। ये नहीं कि हम सबको नॉनवेज दे ही देंगे, लेकिन अगर आप खुद नॉनवेज ले रहे हैं तो हम इस टाइप की दवाई भी दे सकते हैं आपको। अच्छा, क्या है फिर हमारे पास, जैसे लहसुन है, ये रसायन है। अगर हम रोज सवेरे खाली पेट या रात को सोने से पहले 1-2 कली लहसुन की पानी से ले लेंगे तो हमारे एजिंग प्रोसेस को डिले करेगा। आंवला भी रसायन है, आंवला पाउडर में फॉर्म ले लो, या जो सीजन में फ्रेश आंवला आता है उसका जूस ले लो, रोज 1 चम्मच, 1-2 आंवले का। हाँ, एक मैंने आपसे ये भी डिस्कस करना है, आपने एक बार बताया था कि ये जो वो होता है कच्चा पेठा, उसमें आप बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स मिला के बताते हैं कि खाली पेट लेना चाहिए, वो जरा दर्शकों को एक बार बताएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग में अग्निमंद होती है, हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। तो इसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस है, काफी सालों से मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ और खुद भी मैं ले रहा हूँ। इसमें सफेद पेठा, सफेद पेठा जिसकी मिठाई बनती है, बेस्ट एंटासिड है वो, और मेजर रसायन है, मेजर में हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है, ओके, कमजोरी नहीं आने देगा। फिर उसमें खीरा, घिया जो हमारे इंटेस्टाइन को साफ करते हैं, पेठा, खीरा, घिया, टमाटर, 1-2 टमाटर डालो उसमें, विटामिन सी है उसमें, चुकंदर है, विटामिन B12 है उसमें, और हल्दी, कच्ची हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, लहसुन पेन नहीं होना देगा बॉडी के अंदर, और इसके अंदर गाजर, मूली, सलगम जो हमारे इंटेस्टाइन को साफ सब डालें? हाँ, एक डालो करेला। अच्छा। करेला सबसे बेस्ट है, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। ओके। लीवर में जो टॉक्सिन जम जाते हैं ना, देखो आजकल जितने भी मैं अपना वो है, हर एक पेशेंट को मुश्किल मतलब के 10 में से 6 पेशेंट को फैटी लीवर मिलेगा, आपको फर्स्ट ग्रेड तो मिलेगा। तो अगर हम करेले का जूस साथ में ऐड कर देंगे ना, तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो वो पीने में टेस्टी नहीं लगता? फिर कैसा लगता है? उसमें चुकंदर थोड़ा ज्यादा ऐड कर लो, और नमक वगैरह, नींबू डाल सकते हैं? काली मिर्च, नींबू डाल सकते हो। जैसे आप जूस पियेंगे ना,
15-20 मिनट बाद में पेट में कुछ मूवमेंट आएगी और मोशन आएगा आपको। अच्छा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती हाँ, है। ब्लैक कलर का जो आम को निकालेगा, मोस्टली आम को निकालने के लिए, तो हर इंटेस्टाइन को साफ करेगा। तो आम का कोई इंग्लिश वर्जन बताइए, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश? अनडाइजेस्टेड फूड, ओके। जो फूड हमने खाया हजम नहीं हुआ, अच्छा, उसको हम आम बोलते हैं। तो उसको निकालेगा, तो हम उसके बाद तेज भूख लगती है हमारे को। अगर भूख लगे 11 बजे से पहले, तो हमें फ्रूट, सूप, सलाद, जूस, दलिया, खिचड़ी खाना चाहिए। क्योंकि 11-10 के बाद में पित्त का काला स्टार्ट हो जाएगा, तब हम लंच कर सकते हैं। ये इससे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपने बहुत अच्छा ये बताया एक उपाय हमें, Yes. कि इसको थोड़ी मेहनत है, अगर आदत पड़ जाए तो फिर कर सकते हैं। नहीं, हमें पॉजिटिव थॉट रखना है। अगर घर में आप पराठे बनाएंगे सवेरे, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। यस। जूस बनाने में टाइम नहीं लगेगा, मुझसे 10 मिनट में सबका जूस निकल जाएगा, सबके लिए घर में। तो अच्छा, इसको पीने के कितनी देर तक बाद में कुछ नहीं खाना, खाली पेट लेना है इसको? खाने का प्रिंसिपल है, जब भूख लगे तो खाना खाओ। नहीं, ये जूस पीने के कितनी देर तक कुछ नहीं खाना? जूस पीना, अगर भूख लग जाए तो तभी खाना खा सकते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि गैप डालना है। ना, भूखा नहीं रहना, नहीं तो ओवरईटिंग नहीं करना, नहीं भूखा रहना। आपको जब भूख लगे तो खाना खा लो उस टाइम। मतलब इसमें कोई डाइटिंग नहीं कर। लेकिन ये है कि मन में है ना, खाना खाओ कि नहीं खाओ, तो नहीं खाना चाहिए। मन में है टॉयलेट जाओ नहीं जाओ तो जाना चाहिए। ये 2 सिद्धांत है। ओके। तो डॉक्टर साहब, अब आगे एक और हम जानकारी आपसे लेना चाहते हैं कि बच्चों की सेहत के लिए आयुर्वेदा के कुछ सिंपल ऐसे उपाय बताएं, जो लोग, छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न या 4-5 साल के, अचानक से घर में उन्हें कुछ हो जाता है, और जैसे दादी माँ के नुस्खे होते थे उस टाइप से, थोड़े थोड़े खांसी, जुकाम, फीवर को लेके, गला खराब हो गया, और इसको लेके आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि वो घर में क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, पहले तो आयुर्वेद में ना बहुत अच्छा एक वो है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। आजकल जो वैक्सीनेशन है ना, ये हमारे आयुर्वेद से लिया गया है। ओके। वैक्सीन जो अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस रिसर्च है, ऐसा नहीं है, आयुर्वेद की रिसर्च है। हम आयुर्वेद में क्या है, जिससे बच्चा पैदा होता है ना, पहले उसको गला साफ करो नमक के पानी से। अच्छा। फिर गोल्ड सोना, प्योर सोना, उसको घिस के उसको चटाओ बच्चे को, न्यू बॉर्न को, और शहद और घी इक्वल मात्रा में। पर डॉक्टर तो आजकल मना करते हैं शहद नहीं देना। मैं आप आयुर्वेद की बात करो ना। ओके। मैं डॉक्टर की बात नहीं कर रहा। हाँ एक्चुअली जब उनको सिद्धांत नहीं मालूम तो कैसे मालूम? शहद और घी इक्वल क्वांटिटी में पॉइजन बन जाता है। ये बस समझ आया? अगर हम कम मात्रा में देंगे तो बॉडी में, शरीर में एंटीबॉडी क्रिएट करेगा वो। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन, अगर हम पोलियो का ड्रॉप पिला रहे हैं तो पोलियो के जो कीटाणु जो है वही तो हम पिला रहे हैं उसको कम डोज में, ताकि बॉडी में बढ़ के वो पोलियो को से लड़ेंगे वो। ऐसे शहद और घी हम थोड़ा देंगे तो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। वैक्सीनेशन यही है। तो पहली बात तो ये। दूसरे, मॉर्निंग आवर में जैसे मैंने बताया, मैं देखता हूँ मोस्टली जो मदर होती है ना, जल्दी के लिए बच्चे को 1 गिलास दूध पिलाया और भेज दिया स्कूल में। वो ये नहीं देखती बच्चा मोशन गया कि नहीं गया, दूध बच्चे को हजम नहीं हो रहा, वो स्कूल से आगे लैट्रिन जाएगा, है ना, कभी सवेरे लैट्रिन नहीं जाएगा, वो ही इस बीमारी का कारण बन जाता है। अच्छा, सुबह पेट साफ होना बहुत जरूरी है। बच्चों को सवेरे आप सीजन के हिसाब से जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है उसका जूस पिलाओ आप। ओके। संतरे का जूस पिला दो 1 गिलास, अनार का जूस दे दो उनको, गाजर का, चुकंदर का जूस पिला दो उनको पेट भी साफ रहेगा, न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे उनको। गाजर और चुकंदर, गाजर, चुकंदर, टमाटर डाल दो उसमें, सेब ऐड कर दो, लाल रंग की चीज जाएंगे तो उनका खून भी बढ़ेगा, लीवर भी ठीक रहेगा। मत दो उनको कड़वी चीज, मतलब करेला मत दो उनको, ऐसी चीज मत दो, उसके टेस्ट के हिसाब से उनको बनाओ ना। मतलब उनके लिए मिल्क कितना जरूरी नहीं है? मिल्क रात में जरूरी है। ओके। क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि सवेरे का जो कफ का काल होता है वो दूध है, कफ वर्धक है, कफ को बढ़ाने वाला है। कफ के काल में कफ वर्धक हम आहार का सेवन करेंगे तो अगली माह पेट खराब हो जाएगा, इसलिए सवेरे के टाइम दूध नहीं पीना चाहिए। ओके। रात का काल जो वायु का काल है, मैंने अभी बताया था आपको, दही जो वायु वर्धक है, तो शाम को दही नहीं खानी चाहिए। अच्छा, दही दिन में खाएं? हाँ, इसलिए आयुर्वेद में आहार का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ कुछ 16 तरह के विरुद्ध आहार बताए उन्होंने, जो हमें एक दूसरे के साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया, सवेरे के टाइम दूध और शाम के टाइम दही नहीं खानी चाहिए। ऐसे दही और प्याज ये इनके विरुद्ध है, इनकी तासीर अलग है। अच्छा, नहीं खाना चाहिए। दही और प्याज एक साथ नहीं खाना चाहिए, हमारे इम्यूनिटी को वीक करेंगे। ऐसे उड़द की दाल और दूध, तभी वो एसिडिटी बनती है। और जैसे उड़द की दाल और दूध है, ये हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए। फिश और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए, है ना। और दूध के साथ नमक की कोई चीज नहीं खानी चाहिए। वो तो दही में रायता बनाए तो नमक नहीं डालें? नहीं, दही में डालो, दूध के साथ करूँ मैं। अच्छा। दूध और नमक नहीं खाना चाहिए। जैसे हमने पराठा खाया, दूध पी लिया, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप चाय पी सकते हैं और दही खा सकते हैं, दही के साथ पराठा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध के साथ नमक की चीज नहीं खानी चाहिए।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हाँ। अगर एक सिंपल आदमी को उससे पता लग जाए हाँ ना, जी, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ इतनी तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो जो पाएगी। ये जो छोटे बच्चों को थोड़ी खांसी हो जाती है घर में, उनके लिए क्या उपाय? उसमें सबसे शहद। बेस्ट है, घर में आजकल हर एक घर में तुलसी अवेलेबल है। 2 पत्ते तुलसी का क्रश करके थोड़ा जूस निकालो, उसमें थोड़ा शहद मिला के चला दो बच्चे को, ओके। थोड़ा सा अदरक का रस मिला के चला दो उसको बच्चे को। उसको एक और चीज है, आजकल छोटे बच्चों को, 1-2 साल के बच्चों को, जैसे मौसम चेंज होता है, एसी चल रहा है या नहीं भी चल रहा, उनको बहुत छींकें आती हैं, हाँ, तो वो उसके लिए क्या करें? नहीं, अगर एसी का टेम्परेचर इतना है कि आपको ठंड फील हो रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ। एसी का वही है कि एसी के अंदर बैठे हैं तो आपको ना तो गर्मी फील हो ना ठंड लगे। कई लोग क्या करते हैं, एसी चला के चादर कंबल ओढ़ते हैं, वो ठीक नहीं है। एसी के नीचे बैठने से रूम में चादर ओढ़ने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इतना उसका टेम्परेचर हमें रखना चाहिए। ओके। ऐसा रखेंगे तो बच्चों को इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएगी। यस। और जो आजकल ये वुमेन्स को पीसीओडी और पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, और जो उनको मेनोपॉज होता है, इन तीनों चीजों के बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि आपके आयुर्वेदा में इसका क्या रोल है? क्या ये भी जड़ से खत्म हो सकती है चीजें? हाँ, देखिए, सभी बीमारियों का कारण मैंने बताया लाइफस्टाइल है। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल अपना लिया तो धीरे धीरे इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल आप कैसे कहते हैं? मतलब कि आपने जो बताया दिनचर्या हो गई, एक तो सुबह उठा, वही। आपके हॉस्पिटल में इन चीजों के लिए जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहते हैं कि आप किस टाइप के ट्रीटमेंट आपके सेंटर में किए जाते हैं? देखिए, हमारा हॉस्पिटल आयुर्वेद में ना 2 तरह की चिकित्सा होती है, एक शमन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा भी है, आप मेरे पास में आए नई नई कंप्लेंट लेके, मैंने आपको एग्जामिन किया और दवाई दी और आप ठीक हो गए। लेकिन अगर बार बार ये चीज हो रही है, वो क्रोनिक हो जाती है, तो उसके लिए हम शोधन चिकित्सा नहीं, पंचकर्म चिकित्सा। पंचकर्म में 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, रक्तमोक्षम। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आई पीसीओडी की, पीसीओएस की, तो उन फीमेल में हम एक उत्तर बस्ती चिकित्सा होती है। उत्तर बस्ती चिकित्सा क्या होती है, हम पर वजाइना कुछ ऑयल इंसर्ट करते हैं। अच्छा। और कुछ मेडिसिन देते हैं उनको खाने के लिए और लाइफस्टाइल सब बताते हैं, तो उनके पीसीओडी की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सॉल्व हो जाती जाती है। है। यस। अच्छा। ये तो वो सब डिपेंड करता है बच्चे की एज कितनी है हम्म। ना। यंग एज में है तो जल्दी ठीक हो जाएगी, एज बढ़ गई है तो देर से ठीक होगी। और इससे हम मेनोपॉज भी लंबा खींच सकते हैं। अगर इसी तरह से हमारा खाना पीना रहे तो 50-55 साल तक हम फीमेल को पीरियड्स की रेगुलर रह सकते हैं। ओके। यस। लेकिन वो जैसे बताया ना, ये वायु की वजह से होता है, तो हम वायुवर्धक आहार का सेवन ना करें। एक सिंपल मैं बताता हूँ आपको, हमारे आयुर्वेद में 12 साल की बच्चे की अलग डाइट होती है। 12 साल से 38 साल तक कोई परहेज नहीं है, उसमें पित्त का कार्य होता है, डाइजेस्टिव बढ़ जाती है, जो खाएगा हजम कर लेगा। 38 साल के बाद में डिजेनरेशन स्टार्ट होता है, तो मैं 38 साल के बाद में ज्यादा जो चीज देर से हजम होती है, जिसको खाने से पेट में भारीपन आए, वो हमें नहीं खानी चाहिए। बस ये सिद्धांत है। ओके। फास्ट फूड अवॉइड करें, फैटी अवॉइड करें, जब तक भूख ना लगे खाना ना खाएं, ये सब चीज। तो जो ये मेनोपॉज के बाद में कुछ लेडीज को अक्सर ही डिप्रेशन होता है, और बड़े बड़े ऐसे थॉट्स आते हैं कि नहीं, मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब हो जाता है, तो इसके लिए भी आप कोई मेडिसिन इसमें हमारे पास कुछ दवाई है, जैसे 10 जो है इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है, और एक अशोकारिस्ट। मेरा अपना एक वो है, अगर फीमेल पीरियड स्टार्ट होने से और मेनोपॉज तक डेली अशोकारिस्ट का सेवन करे, तो मैं समझता हूँ कि उनको न तो पीसीओडी होगी, न पीसीएस होगा, और मेनोपॉज भी लंबा जाएगा, और पीरियड्स में पेन भी नहीं होगा। पेन भी नहीं आएगा। तो ये मैं इसके पीछे एक थोड़ी स्टोरी है जी। वो कहते हैं कि रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा, उसके पास तो बहुत सारी वाटिकाएं थी। ऐसा क्यों? अशोक का मतलब अशोक, जिसके नीचे बैठने से आपको संताप ना हो, मानसिक और शारीरिक दोष ना आए, इसलिए उसको अशोक वाटिका में रखा। कि रावण ये नहीं चाहता कि सीता को मानसिक रूप से कोई परेशानी हो, इसलिए उसको अशोक वाटिका में रखा। इसी की दवाई हमें अशोकारिष्ट एक होती है, ओके। और अशोक घृत होता है, और बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो अशोक में हम ऐड करते हैं। तो फीमेल के लिए रामबाण चिकित्सा है ये। अशोक का कोई भी योग, चाहे पीने की दवाई, चाहे घृत या पाउडर। अच्छा। पाउडर भी 1 चम्मच सुबह शाम ले लें तो उससे भी बेनिफिट मिलता है। तो ये मार्केट में इसमें कोई लिमिट नहीं है कि नहीं आप है। 2 महीने खा, इसको अपना दिनचर्या का पार्ट समझो आप। ये मार्केट में अवेलेबल है, किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इससे हम फीमेल की प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
बहुत ही बढ़िया बात बताई हमें आज डॉक्टर साहब ने कि इतनी ये प्रॉब्लम है मेनोपॉज की, और पीरियड्स में लड़कियां बहुत ज्यादा कहती हैं कि हमें इतना पेन होता है कि वो ना ऑफिस जा सकती हैं ना कोई काम कर सकती हैं। तो अगर ये उनको स्टार्टिंग में हम देना शुरू कर दें हाँ जी, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और हम उसको फायदा भी ले फायदा सकते हैं। एक और क्वेश्चन है सर, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए आयुर्वेदा क्या नेचुरल रेमेडीज बताता है कि स्ट्रेस कम हो लोगों को, और जो बहुत ज्यादा एकदम एंजाइटी हो जाती है उसको कैसे कम करें? देखिए इसमें एक तो डीप ब्रीदिंग, ओके, आपको डेली डीप ब्रीदिंग 5 मिनट के लिए करनी चाहिए, और दिन में 3-4 बार जब भी आपको मौका मिल जाए, लेकिन उसमें खाली पेट होना चाहिए इस टाइम। कहीं भी बैठ के कर लें? कहीं भी खाने के बाद नहीं, नहीं, चेयर पे या जमीन कहीं पे भी बैठ कहीं करें, भी? ऑफिस में बैठे तब भी कर सकते हैं आप। डीप ब्रीदिंग क्या करना है, लंबे लंबे सांस लेने हैं। इससे क्या है कि बॉडी के हर एक सेल में ऑक्सीजन आती है। ओके, जैसे अभी आपने उसका भी जिक्र किया, हम जैसे हमारा हार्ट पैल्पिटेट करता है ना, वैसे हमारे सारे ऑर्गन पैल्पिटेट करते हैं। लेकिन हमारा एब्डोमेन जो है, इसको बहुत सारे ऑर्गन है इसमें, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, बहुत सारे हैं। तो हम जो रूटीन में सांस लेते हैं ना, वो हमारा ये तक सांस रहता है, लेकिन लंग्स के लोअर लोब तक भी ऑक्सीजन नहीं जाती। अच्छा, कभी किसी ने, तुम आपने ऐसे सांस लेते नहीं देखा किसी को ना, चुपचाप लेते हैं, तो लंग्स के लोअर लोब तक भी फ्रेश ऑक्सीजन नहीं जाती है, तो वहां तक तो जाती नहीं। अगर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तो सभी ऑर्गन को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। इससे भी हमारी जो किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, या पीसीओडी है, काफी हद पीसीओएस, ये तक दूर हो कंट्रोल हो जाएगी। जाएगी। एक तो ये हो गया, डीप ब्रीदिंग से बॉडी हर एक सेल में ऑक्सीजन आती है। दूसरे आप रखें भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से स्ट्रेस कम होता है। इसमें एक रिसर्च हुआ है कि अगर आप एक बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे ना, तो भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। एक दिन में एक बार? नहीं, एक बार भी करें। जैसे भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, आंख बंद किया, कान पे ऐसे किया, ओम का उच्चारण करना है। एक बार करने से ही आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। एक बार और करके बताइए आप। मैं, कान को बंद करो, आंख ऐसे लगाओ, ओ, ऐसे अगर आप 5 मिनट तक ये कर लेते हैं, 5 मिनट तक? हाँ, जितना भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैंने कहा कंफर्टेबल होना चाहिए आपको। चाहे 1 मिनट करो, चाहे 10 बार करो, या 5 बार करो, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा दो। ये नहीं करें कि एक बार में ही 5 मिनट करो, तो इससे आपको स्ट्रेस में और एंजाइटी में बहुत फर्क पड़ेगा। एक आपको करना है भस्त्रिका प्राणायाम। सभी प्राणायाम में हमारी स्पाइन जो सीधी होनी चाहिए। ओके, स्पाइन करो, स्पाइन सीधी करो, थोड़ा ज्ञान मुद्रा करो, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आगे चक्कर पर ऐसे लगा के। भस्त्रिका प्राणायाम में कहते हैं नाक से चेस्ट को रोकनी है, नाक से सांस लेना छोड़ना है। इसको कपालभाति भी कहते हैं? ना, कपालभाति डिफरेंट है, वो अलग उसमें है। एक बार सांस लेंगे, फिर टुकड़े में छोड़ेंगे उसको। अच्छा, ऐसे एक बार सांस लिया, ये कपालभाति ये है। कपालभाति है। ये भस्त्रिका प्राणायाम में क्या, फ्रेश ऑक्सीजन दिमाग के अंदर जाती है, ओके, और माइंड फ्रेश रहता है, और इससे आपको स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। फिर आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयां भी हैं स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए। जैसे एक जटामासी है ना, उसका पाउडर आप ले सकते हो आप। और पीने की दवाई अगर पेटेंट मेडिसिन में लें, सारास्वतालिस्ट बहुत अच्छी दवाई है, वो 4 चम्मच सवेरे शाम खाने के बाद लेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। ओके। ये है सब। तो ये जो आप दवाइयां बता रहे हैं सब मार्केट में available नॉर्मल केमिस्ट के पास भी मिल जाती है? आयुर्वेदिक केमिस्ट के पास, आयुर्वेदा के पास। तो बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने हमें कि अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए अगर हम हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग लेंगे, अपना एक रूटीन हम ऐसा बना लें कि हमें वो करना ही है, हमारी दिनचर्या कर लो, दिन में 3-4 बार हमारी दिनचर्या में एक बना लें उसको। मैं एडवाइस करता हूँ सवेरे उठ के कर लो, बेड पे बैठे बैठे, सोने से पहले कर लो, ठीक है। अगर आप घर में हैं तो लंच से पहले, डिनर से पहले 4 बार कर लो, बस काफी है। हाँ, बस। एक और है क्वेश्चन कि क्या आयुर्वेदा कीटो डाइट या ये जो हमारे आजकल इंटरमीडिएट डाइट है इसको सपोर्ट करता है कि जो रात के बाद में सुबह आपने 12 बजे तक कुछ नहीं खाना? इसको सपोर्ट नहीं करता। आयुर्वेद क्या है, इतने लंबे टाइम तक आपको खाली पेट रहना चाहिए, उन्हें ओवर ईटिंग करना चाहिए। इतना लंबा गैप जो ना 16 घंटे का, वो ठीक नहीं है, इसलिए इसको सपोर्ट नहीं करता। उससे क्या एसिड बन जाता है और फिर उससे नुकसान हो जाता है। थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आजकल की हमारी सारी लेडीज फीमेल को चाहिए होता है कि मैंने भी पहले आपके साथ में काफी इस चीज को मैंने भी किया और आपसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा था
कि स्किन और हेयर के लिए जो आयुर्वेदा जो है वो सबसे इफेक्टिव जो टिप्स हैं, जैसे कि फेस को घरेलू चीजों से हम अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग कर सकते हैं, कैसे शाइन कर सकते हैं, और कैसे हम फाइन अपनी ये जो लाइंस पड़ जाती हैं इसको ठीक कर सकते हैं। और जो भी हमारे हेयर है, हेयर ड्राई हेयर हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है, हेयर फॉल होता है, इन चीजों के लिए थोड़े से टिप्स देंगे हमारे दर्शकों सबसे को। पहले तो मैं स्किन के बारे में बात करते हैं। जी। पहले तो उसका हमें कारण ढूंढना है। हमारे 3 तरह के कंस्टिट्यूट होते हैं, एक वायु प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। जो अपनी बात की आपने, ये पित्त प्रकृति के मोस्ट लक्षण होते हैं। बॉडी में गर्मी नेचुरली होती है, और अगर पित्त प्रकृति का पेशेंट पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करेगा तो उसको ये सब चीजें हो जाती हैं। अब पित्तवर्धक आहार विहार कौन से हैं? जैसे लाल मिर्च, अचार, चाय, कॉफी, है ना, नॉन वेज, अगर मेल है तो ड्रिंक वगैरह करना, ये सब पित्तवर्धक है, कम करना चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए। पित्त प्रकृति वाले को ये सब कम लेना चाहिए। अच्छा। इससे और कईयों को नेचुरली एसिडिटी बन जाती है। अगर हम, जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको भी तकलीफ ज्यादा हो जाती है। अम्ल पित्त से भी ये सब चीज होता है। उसमें क्या करना है, जैसे किसको अम्ल पित्त की शिकायत है तो खाना खाने से पहले आधा कप पानी में आधा चम्मच मीठा सोडा अच्छा, सिर्फ डाल के पी लेंगे तो एसिड कम हो जाएगा उसका। खाना खाने से पहले? हाँ, क्योंकि इस टाइम एसिड बना हुआ है, और हम सोडा ले लेंगे उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, वो पानी बना देगा। क्योंकि जैसे मुझे भी बहुत एसिडिटी होती है, मैं इतना सा भी खा लेती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डकार आते हैं और मेरा पेट हैवी हो जाता है। मैं डर के मारे फिर मैं खाती ही नहीं हूँ। आजकल मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है कि मैं खाने से डरने लगी हूँ, मुझे एसिडिटी बहुत बनती है, और इसीलिए हमारी स्किन भी बहुत ड्राई हो रही है। पहले तो बात ये हो गया। फिर हमें इसके लिए जूस वाले फ्रूट्स, संतरा, मौसमी, पपीता, लीची, इस टाइप की हमें ज्यादा लेना चाहिए, और पानी की क्वांटिटी ज्यादा इंटेक करनी चाहिए कंपेरेटिवली उनों से। वेजिटेबल जूस पानी ज्यादा पीना चाहिए। मैं पानी बहुत पीती हूँ, अपनी बताऊं तो मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, लेकिन जैसे थोड़ा सा डायबिटिक की प्रॉब्लम हो गई है तो फ्रूट्स भी डॉक्टर ने कम कर दिए हैं कि ये नहीं खाना और वो नहीं खाना, आपको 4 फ्रूट नहीं खाने, केला, अंगूर, चीकू और आम। केला नहीं खाना? केला, कदली, चीकू तो मैं बहुत खाती हूँ। कदली फलम सदैव पथ्यम। केले का फल जो हमेशा नुकसान करता है, किसके लिए? बीमार आदमी के लिए। अच्छा। अगर आप स्वस्थ है ना तो कुछ नहीं है। केला जो है अभिसंधि होता है। अभिसंधि का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के चैनल को ब्लॉक कर देता है। ओके। इससे वो नुकसान करेगा। आयुर्वेद के हिसाब से 4 फ्रूट आपके लिए ठीक नहीं है। चीकू बिल्कुल नहीं। चीकू नहीं, ज्यादा शुगर होती है ना उसके अंदर। आम में भी ज्यादा शुगर होती है। एप्पल खा सकते हैं? एप्पल खा सकते हो, वो भी गोल्डन एप्पल खाएंगे तो बहुत फायदा करेगा। नाशपाती खा सकते हैं? सब खा सकते हैं, और सब फ्रूट खा सकते हैं। ये 4 एप्पल। आपको सलाद ज्यादा खाना चाहिए। सैलेड तो हम खाते हैं। तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो पानी ज्यादा पिए, लिक्विड डाइट ज्यादा लें, और सूप वगैरह लें, और ज्यादा वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस ये आप ज्यादा लें, और फैटी, फास्ट और फ्राइड चीज अवॉइड करें आपको, तो हम स्किन से बच सकते हैं। फिर सिंपल वे में क्या है कि इसमें एक दो हमारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे मंजिष्ठा है, हरिद्रा है, उसको चंदन पाउडर है ना, इनको पाउडर को मिक्स करके उसका आप लेप लगाएं। हाँ, एक बार आपने बताया था वो रोज पाउडर भी आप रखते हैं ना? हाँ, रोज गुलाब के पत्तों से जो बनाया है, गुलाब के पत्तों का चंदन और मुल्तानी मिट्टी है। उसमें आप बेस्ट है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच 2 चम्मच गुलकंद आप ले लें। ओके। पानी से गुलकंद भी गर्मी कम करता है बॉडी के अंदर। खा सकते हैं? हाँ, लैक्टिव भी होता है। तो उससे शुगर में, हाँ, डायबिटीज के लिए नहीं खाना, नहीं खा, ये नहीं खाना। तो आम आदमी के लिए गुलकंद बेस्ट है, अगर डायबिटीज नहीं है तो उससे फायदा होगा। और इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हम डेली यूज करेंगे तो हम स्किन। इसके लिए मैं एक और ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर हम रोज रात को सोने से पहले नाक में बादाम का तेल लगा लेंगे ना, ये नस्यम बोलते हैं इसको, प्रतिमास नस्यम, डेली जो कर सकते हैं, उससे भी फेस की ग्लो बढ़ जाएगी। और आप एक वो भी बताते हैं ना, गाय के दूध का वो घी डालने से भी? गाय के घी डालने से भी होता है, और बादाम का तेल डालने से भी होता है, और बादाम रोगन फेस पे लगाने से भी फर्क पड़ता है। और हेयर के लिए बताएंगे? हेयर के लिए जैसे मेथी दाना, पालक। हेयर के लिए मैं बताता हूँ आपको, मेरा अपना एक वो है भृंगराज पाउडर, और मुल्तानी मिट्टी है, और शिकाकाई है, रीठा है। आधा चम्मच रीठा, 1 चम्मच शिकाकाई, 1 चम्मच भृंगराज, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और एक चम्मच टी पाउडर को ना 1 कप पानी उबाल के जब क्वार्टर कप रह जाए तो उसके अंदर ऐड कर दो, और 4 चम्मच दही। इन सबको लोहे की कढ़ाई में डाल दो आप। लोहे की कढ़ाई में डाल के उसको 3 दिन तक वहीं पड़ा रहने दो, उसको 3 दिन तक। और फिर 3 दिन के बाद में उसको चम्मच से हिलाते रहे ताकि उसमें फंगस ना आए। और हफ्ते में 2 बार, अगर आपने मंडे को डाला है तो वीरवार को पहले रात को बालों में भृंगराज तेल लगाओ आप, रूट्स में तेल लगाना है,
और उसके बाद में सवेरे नहाने के टाइम इसका लेप कर लो आप सारे बालों में। ओके आधा घंटे बाद में इसको वॉश कर लो आप। हाँ, इसमें नींबू भी डालना है। ओके। इससे कि नींबू जो है उसको चिकनाई को निकालेगा और बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा। तो ये सब लेंगे तो बालों का बड़ा नरिशमेंट रहेगा इसके वो अंदर, हेयर फॉल भी बंद हो हेयर फॉल भी जाएगा। कंट्रोल होगा और बाल भी लंबे होंगे आपके। बहुत बढ़िया आपने बताया। Yes. हेयर फॉल की तो बड़ी हफ्ते में प्रॉब्लम 2 बार है। करना चाहिए। ठीक है। 2 बार करेंगे तो इसको बेनिफिट होगा। और लेकिन 3 4 6 महीने तक करो आप। ये मतलब 2 बार करके देखा कि मुझे आराम नहीं पड़ा, कुछ टाइम तक करना हाँ, पड़ेगा। जब तक आपको ये आ जाएगा रिजल्ट नहीं आए तब तक करना चाहिए। एक हेयर से ही जो हमारी जुड़ी हुई माइग्रेन जो आजकल बहुत है लोगों को, माइग्रेन हो गया या सर्वाइकल हो गया, उसके लिए आप शिरोधारा रिकमेंड करते हैं। तो वो कैसे की जाती है आपके क्लिनिक में, हॉस्पिटल में शिरोधारा? पंचकर्म में 5 हाँ कर्म जी, होते हैं ना। पंचकर्म में बता रहे थे। ये प्री कर्म है, प्री पंचकर्मा कर्म है। शिरोधारा शिरोधारा है, शिरोधारा नश्यम, नश्यम मेन पंचकर्मा है। जैसे बताया वमन, रेचन, बस्ती, रत्मोक्षम, नश्यम, ये 5 ट्रीटमेंट है पंचकर्म के। तो शिरोधारा में हम प्रॉपर एक टेबल होती है इसमें, और सिर पे तेल की धार बांध के हम एक ऑयल डालते हैं। अच्छा। तो ऑयल जो है एंटी वायु होता है। ये जो माइग्रेन है ये वायु का रोग है, कफ और वायु का रोग है। तो और जो सर्वाइकल ये भी वायु का रोग है। तो तेल जो एंटी वायु होता है, तो वायु को शमन करेगा और उसको पेन कम करेगा। इसमें जैसे हम तेल ऐसे डालेंगे और पेशेंट को रिलैक्स होकर शवासन में लेट जाना चाहिए, और उससे फिर धीरे धीरे पेशेंट को टेबल नींद भी आ जाती है। कितनी देर का है ये ट्रीटमेंट? 40 मिनट्स का ट्रीटमेंट है। अच्छा, ये आपके यहाँ होता है? हाँ, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको बीपी हाई रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, माइग्रेन है, अच्छा, सब चीजों में काम उनके सब करेगा। में काम करता है। और आपके यहाँ एक और भी मैंने सुना था, वेट लॉस के लिए भी कुछ मसाज होती है, बॉडी मसाज ऑयल से। वेट लॉस के लिए जैसे मैंने बताया, अगर आप कफ प्रकृति की है तो वेट ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा आपका। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की पाउडर मसाज होती है, डिफरेंट टाइप की बस्ती चिकित्सा होती है। तो उससे अगर हम प्रॉपर उसको लेंगे तो कई हमारे एक प्लान है, उसमें अगर उसको खा लोगे तो 1 किलो रोज वेट कम होता है। अच्छा, कितने दिन का प्लान है आप बताएंगे? 10 दिन के लिए। 10 दिन का। और इसका क्या खर्चा आता है? इसका 2000 रुपये पर डे का। तो दोस्तों आप बहुत ही इसमें मतलब इसमें सिंपल है। अगर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेंगे ना तो उसके 2 तरह के पैकेज हैं। एक तो हाफ डे का है, वो 500 रुपये लगते हैं उसके, उसमें भी हम ये सब चीज करते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के होते हैं, नेचुरोपैथी की टाइप से होती है। लेकिन फुल डे के 1000 रुपये लेते हैं। फुल डे? हाँ, आप अपने यहाँ रहना 8 से 6 बजे तक। अच्छा, आपके यहाँ रहना पड़ता है? हमारे यहाँ रहना पड़ता है दिन में, और दोपहर का खाना वहीं से देंगे तो आपको। क्या करते हैं उसमें आप पूरा दिन? उसमें मसाज देंगे, स्टीम देंगे, हिप बाथ देंगे, बड पैक देंगे, हॉट एंड कोल्ड पैक लगाएंगे। अच्छा, ये तो बीच में थोड़ा गैप रेस्ट भी देते हैं? ट्रीटमेंट है, रेस्ट भी रहेगा 2 घंटे का। खाना भी देते हैं? खाना भी कितना? 500? नहीं, 1000 रुपये 1000 एक दिन का। उसमें कितना वेट लॉस हो जाता है 10 डेज में? डिपेंड करता है। देखो, वेट लॉस ना सबको एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग प्रकृति तो लेकिन उसमें उनकी बॉडी की चीजें काफी हद तक ठीक हो जाती है। अच्छा। और अगर कफ प्रकृति का है तो स्लो वेट कम होगा, और दूसरी प्रकृति का है तो जल्दी वेट कम हो जाएगा। होता है लेकिन वेट कम होता है 100%। यस यस यस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने ये बताया। जो आपने ये भी बता दिया कि आयुर्वेदा में टाइमिंग क्या है खाने पीने का, ये तो हमने आपसे पूछ ही लिया। डिटॉक्स का भी आपने बता दिया कि डिटॉक्स का काम करता है, कि सेफ मेथड है ये डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए। आयुर्वेदा के बारे में आम लोगों में जो है ये बहुत ही एक आम लोगों में धारणा है कि हम आयुर्वेदा नहीं लेंगे, हमें कड़वी लगती है दवाई, हमें सूट नहीं करती। क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, जब मैं आयुर्वेदा लेना शुरू करती थी तो मुझे लगता था ये तो मेरे से खाई नहीं जा रही, पाउडर फॉर्म में ज्यादा होता है। तो अभी आजकल जो नया युग आ रहा है तो इसमें लिक्विड फॉर्म में भी आ रही है। तो काफी एडवांसमेंट होगी। अगर आप दोनों मेडिसिन रखिए ना, एलोपैथिक की और आयुर्वेदिक की, तो आपको एलोपैथिक कड़वी नजर आएगी। अच्छा, आयुर्वेद की नहीं आएगी। आजकल रीपैकिंग होगी ना, कैप्सूल फॉर्म में आ गया है, रोस्ट में आ गया है दवाइयाँ, तो आजकल ये सब चीज नहीं है। हाँ, ये सब चीज हो गया है। क्योंकि पहले तो ये होता था कब्ज के लिए भी चूरन टाइप का ले रहे हैं। टेबलेट आती है आजकल। क्या आती है? टेबलेट। अच्छा, हाँ, 1 गोली ले लो रात को। अगर एलोपैथी आप कुनिन नहीं खा सकते आप। अब जैसे में ऐसी कोई दवाई नहीं इतनी कड़वी होती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन में एक हमारे कोई नोन है, उनको बहुत ही ज्यादा कई सालों से उनको कॉन्स्टिपेशन थी, तो उनको धीरे धीरे बवासीर हो गई। फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट लिया, नहीं ठीक हुआ, उन्होंने उसको ऑपरेट कराया। अब ऑपरेशन के बाद भी उनको मोशन की प्रॉब्लम जैसे की तैसी बनी हुई है, और वो इतनी मेडिसिन खा रहे हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। एज कितनी है उनकी? एज है 63 67। देखो ना, इस एज में ना बॉडी में वायु बन जाती है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट को स्लो कर देती है। नहीं, अब उनको मोशन आता ही नहीं है। अब मेरी दिनचर्या फॉलो कराओ उनको आप।
ओके। सवेरे ये जो आपने एक जूस बताया ये हम उन्हें बताएं। इससे पहले एक बात और बताऊं, सवेरे उठ के 6 बजे जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ओके। ये आधा आधा चम्मच लें। जीरा, सौंफ, सौंफ, अजवाइन अजवाइन और मेथी दाना। मेथी दाना, ये शाम को भिगो दें। सवेरे इसको उबाल लें 2 कप पानी में। जब 1.5 कप पानी रह जाए 2 चम्मच शहद मिला के उनको गरम गरम पिलाओ आप। अच्छा। जैसे ये पियेंगे उसके डकार आएगी, उनका पेट हल्का हो जाएगा। अच्छा। फिर उनको साथ में जूस जो मैंने आपको बताया, पेठा, खीरा, घिया, ठीक है। टमाटर, आंवला, चुकंदर, लहसुन, अदरक, कच्ची हल्दी, करेला, ओके। इसका जूस देंगे आप उनको। इस जूस से आपको मोशन ठीक आएगा। फिर उनको चावल, राजमा, उड़द की दाल, भिंडी, गोभी, अरबी सब बंद करो। वो नहीं खाते। उनको मट्ठा पिलाओ, छाछ पिलाओ उनको दिन में 2 बार फ्रूट जूस दो। ओके। उनको मूंग की दाल का पानी दो, उनको चने का सूप दो, ऐसी चीज दो उनको। ओके। और रात को सोते टाइम गर्म दूध दो, 1 कप डबल टोन। अच्छा। और मैं उनको सलाह दूंगा कि एक छोटी हरड़ आती है बाजार में, छोटी हरड़, हाँ जी, वो बाजार से ले आए, 100 ग्राम हरड़ ले आए, उसको अरहर के तेल में भून लें घर में ही। उसको फिर पाउडर कर ले मिक्सी में, उसमें 10 ग्राम काला नमक मिला देंगे वो, और 2 चम्मच रात को ले लेंगे सोते टाइम दूध से, गर्म पानी से, फिर दूध पी लेंगे, उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। उनको ये वहम रहता है कि मेरे को मोशन नहीं आया तो मैं कहीं आ जा नहीं सकते। हाँ, हम वो तो बुजुर्ग आदमी को हो जाता है, लेकिन तो आपने बहुत अच्छी आज ये बात दिनचर्या ऐसी बनाओ, और अगर आराम नहीं पड़े तो मेरे से कांटेक्ट करने लगे। हाँ, ये मैं उनको जरूर बताऊंगी आपका ये वाला उपाय जो है। वैसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाँ अगर ये जी, सब करेंगे तो। डॉक्टर साहब आपने अपने इस किसी उपचार से किसी बहुत ही खास कोई ऐसा हो जो अपनी होप खो बैठा था, आपने उसका जीवन बचाया हो, कोई ऐसा इंसिडेंट सुनाएंगे? देखो मेरे पास एक पेशेंट है, बच्चा आज के 15-20 साल पहले, वो 12-14 साल का था, और उसको जैसे भी मोशन के लिए जाता ना उसको बहुत पेन होता था, वो चिल्लाता था वो, और वो डरता था मैं अगर फिर मोशन जाऊंगा फिर मेरे को पेन होगा। और उसको फिर कई बार क्या उसमें एडमिट रखा, पहले डॉक्टर से इंजेक्शन लगाता था पेन का, नहीं थैंक यू, पेन का इंजेक्शन लगाता तब वो मोशन जाता था। तो वो मेरे पास में आए, तो मैंने उनको आयुर्वेद के हिसाब से, हमारी एक बस्ती चिकित्सा होती है, उसमें मेडिकेट ऑयल होता है, वो गर्म करके हम उसको अनिमा की तरह देते हैं। जैसे मैंने उसको दिया, उसके आंतों में इतना मल जमा हुआ था वो सब बाहर निकला। ओके। और उसके बाद उसको कभी पेन नहीं हुआ। वाओ। है ना, लेकिन उसका कारण क्या था, वही मॉर्निंग मैंने लाइफस्टाइल पूछा, वो गांव से बिलोंग करते थे और अपने पेरेंट्स का इकलौता बेटा था, वो उसको जल्दी से पहलवान बनाने के लिए रोज बादाम और दूध सवेरे उसको पिलाते थे, और दिन में वो 1.5-2 किलो दूध पी जाता था, 12-14 साल का बच्चा। ओ भाई। उसकी जो चिकनाई था दूध की वो उसको जम गई आंतड़े में, और उससे, और मेरे सिंपल से उससे वो ठीक हो गया। तो कहने वाले कि हम ठीक से अगर हम माइंड खान पान का ध्यान रखें अगर, और ट्रीट दें, उससे आराम पड़ता है। बहुत ही बढ़िया। देखिए देखो मेरे पास डॉक्यूमेंटिंग नहीं है, लेकिन काफी पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो काफी सीरियस प्रॉब्लम लेके आते हैं और वो सोलो जाते हैं। कितना वो आपका थैंकफुल रहा होगा बच्चा हमेशा अभी भी आते हैं मेरे पास कि कितनी अभी पीछे याद दिलाया, सर मैं आया था, मैं आपके पास इस तरह से मुझे ये तकलीफ थी, आज मैं दोबारा तो ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ी दुआओं का काम करता है। सर आप आयुर्वेदा को मॉडर्न साइंस के साथ कैसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं? क्या जरूरी है इसको मतलब आयुर्वेदा जो है वो मॉडर्न कैसे, मतलब दोनों को मिक्स कैसे करें कि वो मॉडर्न रूप में आयुर्वेदा को लोग एक्सेप्ट कर सकें? मतलब जैसे आज का युग में जो यूथ है, जो पुराने जमाने के वो तो जड़ी बूटियों में विश्वास करते ही हैं, पर यूथ नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि यूथ इसको एक्सेप्ट करे जल्दी से। इसके लिए क्या करें? यूथ को हमें समझाना पड़ेगा कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, आपकी बीमारी का कारण क्या है, वो हमें बताना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एलोपैथिक मेडिसिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो प्रिंसिपल है आयुर्वेद के उनको फॉलो करो आप। आयुर्वेद के प्रिंसिपल जैसे मैंने बताया, सवेरे के टाइम ये ब्रेकफास्ट हल्का लो, लंच से लो, रात को से लो। अब वो सोते ही इतनी लेट है और उठते भी लेट है, तो उनका लाइफस्टाइल तो कैसे ही चेंज होएगा? जो बच्चे आजकल के ज्यादातर लेट आते हैं। ये जैसे उसमें आयुर्वेद में लिखा है, अगर आप रात को 1 घंटा कम सोते हो या 2 घंटे कम सोते हो, तो दिन में 1 घंटा सो सकते हो आप, उसको बैलेंस कर सकते हो आप। लेकिन ये नहीं कि रात को अगर 2 घंटे कम सो, दिन में 4 घंटे सोएंगे आप, वो बीमारी का कारण बन जाएगा। रात का 2 घंटे का जागना और दिन का 1 घंटा सोना बराबर है। ओके। इस तरह हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो उन्हें हमें समझाना पड़ेगा थोड़ा, मतलब अभी इसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स करने जरूरी हैं। देखो ये आयुर्वेदा को जल्दी अपनाते नहीं है, मोरल एजुकेशन हमें उनको बतानी पड़ेगी। आप उसके लिए भी यूथ के लिए कुछ करते हैं? कोई आप क्लासेस देते हैं या कोई कोर्स कराते हैं आप अपने हॉस्पिटल में? लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कोर्स होता है। अच्छा। हम आजकल ना जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं,
उनमें हम लेक्चर अरेंज किए हुए हमने। अच्छा। वहाँ भी बच्चों को भी, उनके स्टाफ को भी, कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए ओके। ताकि आप बीमारी ना हो। तो बीमार हो जाए तो मैं एलोपैथी के उसमें नहीं हूँ कि वो मत लो, वो भी हम ले सकते हैं, अच्छा। लेकिन टेम्परेरी। अगर आपको खांसी हो गया, जुकाम हो गया, तो 2 दिन दवाई लेने को नुकसान नहीं है। नहीं है। लेकिन फिर वही आयुर्वेदिक प्रिंसिपल पे आ जाओ आप। ये नहीं कि आप दही भी खा रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं, ये नहीं चलेगा। अच्छा। आप जब कोई भी मॉडर्न मेडिसिन लेंगे खांसी के लिए जो भी, तो दही और ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम आपको बंद करना पड़ेगा। ओके। ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप मतलब इसके लिए आप कहते हैं कि प्रिकॉशन लेनी जरूरी है। आप प्रिंसिपल आयुर्वेद की फॉलो करो। जो आप मेडिसिन देते हैं हाँ। उसमें आप कुछ हमें बताते हैं कि नहीं ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी आपको? छोड़नी पड़ेगी, वो तो उस टाइम ही छोड़नी पड़ेगी जब एलोपैथी दवाई लेंगे तो। ओके। आपके हिसाब से हर घर में 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐसे कौन से होने चाहिए जो हमेशा घर में अवेलेबल हो? सबसे पहले तो तुलसी होना चाहिए। तुलसी के पीछे भी एक प्रिंसिपल है, हम उसको प्रसाद के तौर पे लेते हैं। तुलसी में प्योर फॉर्म में मरकरी होती है। अच्छा। मैंने अभी बताया, मरकरी जो है सबसे बेस्ट है, जिसमें 6 रस होते हैं, जो हमारे एजिंग प्रोसेस को, इम्यूनिटी को बढ़ाती है। पहले के टाइम में ना लोग बाग पाप और पुण्य से डरते थे, ये खाने से पाप हो जाएगा, तो मरकरी को, तुलसी को कभी दांत से नहीं चबाना चाहिए। अच्छा। मना करते हैं भी, इसको निगल लेना चाहिए। इसलिए कि दांत से चबाएंगे तो मरकरी से हमारे मसूड़े खराब हो सकते हैं। तो सबके घर में ये तुलसी होना बहुत जरूरी है। रोज सवेरे प्रसाद के तौर पे एक पत्ता अगर हम ले लेंगे तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और जो तुलसी को हम चाय में डाल सकते हैं? हाँ, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर एलोवेरा एक हमारा है, एलोवेरा हमारे घर में होना चाहिए। फिर आसपास में ना अरंड पत्र है। क्या? अरंड का पत्र, अरंड पत्र, अरंड। उसके 5 पत्ते, 5 चुंगल की तरह। वो क्या है कि सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको कहीं स्वेलिंग आ गई, कहीं दर्द है, तो अरंड के पत्ते पे तेल लगा के उसके हम लगा देंगे, तो उससे उसको, घुटनों में दर्द होता है, पेन फर्क कम पड़ेगा। उससे पेन कम हो जाएगा। इस तरह से 4-5 बूटियां हैं जो हमें घर में। और आपने जो बताया था कि खांसी के लिए भी दालचीनी पाउडर और ये सब चीजें, अदरक का रस और शहद मिला के दो तो भी इससे कम हो जाता है। तुलसी पत्ते डालो तो भी इससे कम हो और जाता है। जैसे फीवर आ जाता है मौसम के हिसाब से, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है? अगर फीवर को कैसे उतारा जाएगा? उसमें है ना काली मिर्च और तुलसी के पत्ते और अजवाइन। अच्छा। इसका थोड़ा सा काढ़ा बना के दे दो, जैसे 8 काली मिर्च, 8 तुलसी के पत्ते और 1 चुटकी 1 ग्राम अजवाइन। उसको 1 कप पानी में उबालो, जब क्वार्टर कप रह जाए 2 चम्मच शहद मिला के बच्चों को पिलाओ, उससे उसका बुखार कम हो जाएगा। बड़ों का भी ठीक हो जाता है? बड़ों का भी कम हो जाता है, उसमें क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ओके ओके ओके। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, हमने बहुत सुना है आपके यहाँ बुजुर्गों के लिए, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है, और आपकी जो गाड़ी है वो उनको घर से लेके भी आती है, छोड़ के भी आती है, और आप उनके लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, मैंने जब ये हॉस्पिटल बनाया था 97 में, तो ये सिटी से थोड़ा दूर था, 24 सेक्टर, उस टाइम ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और 2003 से हमारा हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के पैनल पे है। दिल्ली सरकार के जितने भी टीचर वगैरह थे, रिटायर्ड टीचर थे, उनके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट था भी। हम गवर्नमेंट हमें पेमेंट करती थी और उनका इलाज करते थे। फिर भी जितना हम चाहते थे ना कि हम पब्लिक के नजदीक आए, उतना हो नहीं पाया। फिर मैंने अपनी संस्था से बात की, ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे उनसे बात की, और हमने एक मोबाइल वैन ली। तो हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ जो है, ड्राइवर जो है, उस पेशेंट को घर से लेके आता था, फिर ट्रीटमेंट के बाद में घर छोड़ के आता था। अच्छा। ये हमने स्टार्ट किया, तो फिर लोगों में अवेयरनेस आई। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था? ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन ये हमारी तरफ से था, लेकिन जो गवर्नमेंट ट्रीटमेंट जो उसके करते थे, उसकी पेमेंट गवर्नमेंट से आती थी हमारे पास। अच्छा। दिल्ली सरकार से आती थी। तो लोगों में अवेयरनेस, पहले तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो सकती है आयुर्वेद के लिए। तो धीरे धीरे उनको विश्वास हुआ। फिर इसके साथ में मुझे भी काफी अच्छा लगा। फिर हमने जो जितने भी बुजुर्ग पेशेंट हैं, जो 65 साल से हैं, जिसके घर में कन्वेंस नहीं है, तो उसको अभी भी, अगर हम कोई भी ऐसा बुजुर्ग पेशेंट है जो किसी सरकारी डिपार्टमेंट में सर्विस करता है, आजकल हमारा हॉस्पिटल जो है CGHS के पैनल पे भी है, यानी कि सरकारी कर्मचारी कोई भी रिटायर्ड है या इन सर्विस में है, हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेगा। तो रिटायर के लिए कैशलेस है और इन सर्विस के लिए रिम्बर्समेंट हो जाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगी गवर्नमेंट से। ऐसे इसी SS है जो आर्मी वालों के लिए होता है, और CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होता है, NDMC के लिए है, DDA के लिए है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उन सबके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट है, चाहे वो सर्विस में है या रिटायर है। तो ऐसे लोगों को, अगर कोई पेशेंट 65 साल से बड़ी उम्र का है और हमारे
हॉस्पिटल की लिमिटेशन है, हम 8 से 10 किलोमीटर की रेंज में हम उस पेशेंट को कोई है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, पेशेंट सिर्फ फोन करे हमारे को, सर मैं इस तरह हूँ और मेरे घर में कन्वेंस नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आपके उसमें ट्रीटमेंट तो लेना। अगर उनको रोजाना भी आना पड़ रहा है मेरा तो ड्राइवर लेके आएगा, आपका ड्राइवर मेरे ड्राइवर लेके आएगा। बहुत ही बढ़िया आप हाँ, ये वो कर हम रहे हैं। अपनी तरफ से करते हैं। देखिए ये भी बहुत ही कम लोग कर पाते हैं, इतने ये सेवा ही है एक तरह से, चाहे गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है लेकिन इनिशिएटिव तो आप ही ले रहे हैं। मैंने ये फील किया कि बुजुर्ग आदमी है, अब क्या कि हमारे इमरजेंसी मैनेजमेंट नहीं है, इमरजेंसी है तो बेटा जब हॉस्पिटल लेके चला जाएगा फादर को, अब घुटने में दर्द है, कमर दर्द है, तो पहले तो घर में ही कोशिश करते हैं तेल की मालिश के लिए भी, सिकाई के लिए आराम पड़ जाए। फिर अगर गाड़ी है तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर है तो बेटा लेके चला गया, और बुजुर्ग आदमी घर में हेल्पलेस हो जाता है। उसके बाद में मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी इस टाइप के गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, रिटायर्ड लोग हैं, अगर किसी को भी घर में कोई परेशानी हो जाती है, मान लो बच्चे नहीं पूछ रहे बेटे से हैं, पूछ रहे, बेटे से अनबन हो गया है, मूड खराब हो गया है, तो मेरे को फोन करे, डॉक्टर साहब इस तरह है, तो मैं उसको 1-2 दिन यहाँ अपने रख के ट्रीटमेंट देके फ्रेश कर फिर भेज दूंगा घर उसको। वेरी नाइस। ये मैं अपनी तरफ से मैं सबको कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि कोई भी ऐसा बुजुर्ग आदमी है जो सरकारी कर्मचारी है, रिटायर्ड है और हेल्पलेस है, तो उसको मैं अपने घर, अपने उस पे, बच्चे ने बात नहीं की तो आप उसको वहाँ पे खाना भी देंगे और रहने के भी ट्रीटमेंट देंगे, रहने का भी देंगे, रहने का भी देंगे, खाना भी देंगे, बहुत और बढ़िया। जब वो लगेगा आज मैं मेरा मूड ठीक हो गया तो मैं उसको घर भेज दूंगा। आप उनकी काउंसलिंग भी थोड़ी कर काउंसलिंग भी सकते हैं। करेंगे। हमारे यहाँ डेली 6 बजे से स्टार्ट होता है, 6 बजे योगा होता है, 6 से 7 बजे तक। अच्छा, और 7 आपके बजे हॉस्पिटल का रूटीन बताइए हाँ, थोड़ा। हमारे यहाँ जो पेशेंट है, हमारे यहाँ पहले तो बात यह है कि 30 बेड का हॉस्पिटल है। 30? हाँ, 30 बेड का। इसमें कुछ प्राइवेट है, कुछ सेमी प्राइवेट है, कुछ जनरल वार्ड है। तो सभी पेशेंट को 6 बजे उठा दिया जाता है और उनको जो, जैसे मैंने अभी बताया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, मेथी का पानी जो है सबको दिया जाता है। ओके, एक पानी दिया जाता है। उसके बाद में उनकी योगा क्लासेस होती हैं 6 से 7 बजे तक, वो हॉल में होती है? हॉल में होती है। और 7 बजे फिर सबको वेजिटेबल जूस, जो मैंने अभी बताया, अच्छा, आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ, करते हैं। पेठा, खीरा, घिया, टमाटर, आंवला, चुकंदर, लहसुन, अदरक, कच्ची हल्दी, करेला और गाजर, मूली, शलगम, जो भी सीजन में अवेलेबिलिटी है उसको सबको जूस पिलाते हैं। फिर हमारे यहाँ डेली एक मंदिर हमने बनाया हुआ है, डेली हवन होता है 8 बजे। अच्छा, वो उसमें बाहर के पेशेंट भी आते हैं, जिसका स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है या श्वास की तकलीफ है, उसके हिसाब से हम उसमें जड़ी बूटियां का सामग्री डालते हैं। तो डेली हवन होता है, 9 बजे आरती होती है, फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट मिलता है उनको। ब्रेकफास्ट के बाद में 9:30 से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 1 बजे तक। उसमें क्या करते हैं आप? जैसे जिसकी तकलीफ होती है, जैसे पंचकर्मा या शिरोधारा, ये सब मसाज किया, शिरोधारा किया, पोटली मसाज किया, हृदय बस्ती, कटी बस्ती, जानू बस्ती, गिरवा बस्ती, हम उसको उसके हिसाब से देते हैं। 1 से 2 लंच होते हैं, फिर उसको रेस्ट 3 बजे तक। 4 बजे हमारी गेट टुगेदर होती है, आपस में बैठ के बात करते हैं पेशेंट। अच्छा, चाय वगैरह भी पिलाते हैं? चाय पिलाते हैं, हर्बल टी देते हैं उनको। 5 बजे फिर मेडिटेशन क्लास होती है 5 से 6 बजे तक। ओके, और 7 बजे फिर खाना उनको अवेलेबल होता है, और 9 बजे हल्दी वाला दूध सबको। बहुत बढ़िया। खाना सब इकट्ठे खाते हैं या अपने अपने रूम में? बफे सिस्टम भी है, जो पेशेंट डाइनिंग हॉल तो नहीं जा सकते उनको फिर रूम में प्रोवाइड किया तो खाना आपके यहाँ सात्विक भोजन होता है या वैसे नॉर्मल? सात्विक खाना, जो भी एक पेशेंट की अवेलेबिलिटी है, वो सबका खाना एक जैसा नहीं होता। मान लो किसको डायबिटीज है तो उसको वैसा खाना देंगे। तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे एसी वगैरह भी सब लगे हुए हैं? हाँ, रूम एसी लगे हुए हैं। रूम में एसी है? हाँ। तो इसमें तो ये सारे आपके मतलब पेमेंट वाले होंगे ना, जो पेमेंट करते हैं? पेमेंट वाले। इसका कितना खर्चा आ जाता है एक दिन का? हमने ना कुछ पैकेज बनाए हुए हैं। एक तो ओपीडी लेवल पैकेज है, जो एक सामान्य आदमी के लिए, जिसको बोलते हैं कायाकल्प पैकेज, वो 21,000 रुपए का 7 डेज का पैकेज है। अच्छा, उसमें हम 5 ट्रीटमेंट करते हैं। अभ्यंगम करेंगे, यानी कि मसाज करेंगे, संवेदन करेंगे, स्टीम देंगे, और शिरोधारा करेंगे, नस्यम करेंगे, और बस्ती चिकित्सा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये 5 ट्रीटमेंट है। उसमें पेशेंट आएगा और ट्रीटमेंट लेके अपने घर चला जाएगा। 2-2.5 घंटे का ट्रीटमेंट है ये। अच्छा, ठीक है। एक है हमारा की ट्रीटमेंट करने के लिए, उसमें एक रूम में 2 बेड है, उसका 30,000 पर मंथ पर 7 डेज का आता है। देखिए प्राइवेट, जिसमें एक बेड है एक रूम में, उसका 40,000 रुपये आता है। अच्छा, ये हमारे 3 पैकेज हैं। तो उसमें आपके रूम में मतलब टीवी वगैरह भी लगा टीवी हुआ है, फ्रिज है, एसी है, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, सब कुछ है। हाँ। और ओपीडी में भी एसी लगा हुआ है? ओपीडी में भी एसी लगा हुआ है। और ओपीडी में हमारी सुबह 8 बजे से शाम की 4 बजे तक ओपीडी होती है। जो लोग 11 बजे से पहले आएंगे उसके लिए 100 रुपये फीस है ओपीडी की, और 11 के बाद 200 रुपये फीस है। अच्छा, ये हमने फीस। तो उसमें सिर्फ देखने का है, मेडिसिन भी देते हैं? देखने का, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे उनको। ओके, मेडिसिन चार्ज अलग है। पेशेंट चाहे तो वहां से दवाई ले ले, चाहे मार्केट से ले ले। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ
कितने हमारे डॉक्टर्स हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 5 डॉक्टर हैं। ओके। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ कि 2 से 4 बजे तक जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए फ्री कंसल्टेशन है और 3 दिन की दवाई फ्री मिलती है उनको। अच्छा। और पंचकर्म ट्रीटमेंट अगर उनको जुड़ते हैं उसमें 50% का हम डिस्काउंट करते हैं। ओके। ये गरीब लोगों के लिए है जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए। डॉक्टर साहब आपने तो इतना बढ़िया बता दिया है कि मेरा खुद का ही मन कर रहा है कि मैं भी आपके यहाँ आके जरा 2-4 दिन रिलैक्स करूं और ये मसाज और ये शिरोधारा कराऊं। एक बात मैं और बताऊं, मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा। मेरा हॉस्पिटल 5000 गज में बना हुआ है जी, और मैंने उसमें काफी प्लांटेशन किया हुआ है, अपने हाथों से जी पौधे मैंने लगाए, देखा है आपका अपने हाथों से हॉस्पिटल, पौधे लगाए हैं। उसमें फ्रूट ग्रोइंग प्लांट, आम है, जामुन है, अंगूर है, चीकू है, बहुत सुंदर बना हुआ संतरा, है। मौसमी, अनार सब है और काफी हर्बल बड़ा गार्डन है। आपको वहाँ गार्डन में बैठ के ये रियलाइज नहीं होगा कि मैं दिल्ली में हूँ। आप सोचोगे मैं किसी हिल स्टेशन में आ गई हूँ या मैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में हूँ। मतलब अगर हमें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने का मूड चाहिए दर्शकों, हाँ। तो मैं तो बहुत जल्दी जाने वाली हूँ डॉक्टर साहब के यहाँ। वैसे मैं गई हुई हूँ, हाँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन का ब्रेक अगर लेना चाहते हैं। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी को भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, अच्छा, या बच्चों के बर्थडे बनाने हैं, तो वहाँ आ सकते हैं। मैं उसका कोई कॉस्ट चार्ज नहीं करूँगा। अरे वाह, क्या बात है। जो भी किचन का चार्ज होगा वो पे करना पड़ेगा, बाकी वहां का मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। नहीं, हम गए हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, हमने यहाँ पे गुरुजी का सत्संग भी किया था। हाँ। और हमने प्रोग्राम भी किए थे ओल्ड एज के साथ में। हाँ। पर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है, हमारी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, हम वहीं मनाएंगे और सबको इनवाइट भी कर लेंगे। और मैं एक और, हम कोई भी घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके नाम से कोई भी पौधा वहां लगा सकता है। उसके नॉर्मल डोनेशन हम 1100 रुपए लेते हैं। ओके, उसको उसकी देख रेख करने के लिए। तो उसके एक नेम प्लेट हम लगा देंगे वहां पे पौधे के पास कि ये पौधा जो है इसके बच्चे के होने में इसके पेरेंट्स ने यहाँ लगाया है। बहुत और कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप के याद में लगाना चाहे तो उसको भी हम वो भी लगा सकते हैं। हम चाहते हैं सब वहाँ पे अच्छे अच्छे पौधे लगाएं, अच्छे अच्छे माहौल पैदा। डॉक्टर साहब आप अपने हॉस्पिटल में कितना टाइम देते हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि आपके तो और भी क्लिनिक है? हाँ, मैं वहाँ पे उसमें सुबह 8 बजे से 1 बजे तक मेरा वहाँ पे टाइमिंग है। ओके। और दूसरी मेरी क्लिनिक सेक्टर 8 में मधुबन चौक पे, वहाँ मैं शाम को 5 से 7 बजे तक बैठता हूँ। और अशोक विहार वाला वो सब मैंने, और पीतमपुरा में भी जो है वो नहीं है, सब मधुबन चौक पे। ओके, बहुत अच्छा। मतलब इतनी बढ़िया जानकारी दी है, आज मजा आ गया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नामधर शर्मा जी ने आज आकर हमें ऐसी चीजें बताई हैं कि बस मेरा तो बहुत ही दोबारा से मन हो रहा है कि मैं काफी टाइम से वहां गई नहीं हूँ। मेरी तो आप बुकिंग कर लीजिएगा, मैं तो 2 दिन के लिए रिलैक्स करने आऊंगी और जितने भी आपके ओल्ड एज के लोग हैं उनसे बातचीत करूंगी, मस्ती करूंगी, रहूंगी। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, जो भी इस पॉडकास्ट को देखेगा या इसका रेफरेंस हमें बताएगा तो हम उनसे कंसल्टेशन नहीं लेंगे। ओह वाह, क्या बात है। हम कोई फीस नहीं लेंगे और जो मेडिसिन चार्जेस में उसमें 10% डिस्काउंट करेंगे और पंचकर्म में 20% डिस्काउंट करेंगे। सर ये बताएगा कि मैं आपका पॉडकास्ट पढ़ के देख के आया हूँ, तो मुझे तो डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने भी अब आपके यहाँ आके ये सब करना है। तो डॉक्टर शर्मा, ज्यादा लोग आयुर्वेद को अपनाएं जी, योगा अपनाएं और अननेसेसरी दवाइयों पे पैसे वेस्ट ना करें। जी जी, ठीक से गाइडलाइन लें, समझ लें और अपने को स्वस्थ रखें, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शर्मा जी ने हमें आज बहुत अच्छी इस आयुर्वेदा के ऊपर रोशनी डाली है। अलग अलग पहलू पे हमने आज इनसे बात की है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो अपनी लाइफ में एक चेंज लेके आएंगे और जो जिंदगी जीने की उमंग छोड़ चुके हैं, जिनको ऐसा लगता है कि चलो हम थोड़ा पहाड़ों पे जाके रिलैक्स करें, और आप एक बार जरूर जाइएगा, मैं खुद जाके देख चुकी हूँ कि वो बहुत ही एक सुंदर उपवन जैसा बना हुआ है। आपको ऐसे लगेगा ऋषिकेश हरिद्वार में आ गए हैं। और एक हट के जगह है 24 सेक्टर में, रोहिणी में। आप पूछना चाहेंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में आप इनका वेबसाइट का लिंक, इंस्टाग्राम का पेज, फेसबुक का आईडी सब दे देंगे, और आप बात करना चाहें, इनके पास जाना चाहें जा सकते हैं। और हमारी तरफ से आपको बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। बुलाया, मेरे को मौका दिया बोलने का, और मैं समझता हूँ मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा फिर भी किसी को इंक्वायरी है उसका मैं बगैर किसी चार्जेस के आपको एडवाइस कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वाला पॉडकास्ट पसंद आए तो हमारे इस चैनल को बुलबुल की महफिल, आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा,